थिन डिफरेंशिएशन बिटवीन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एक होता है सीरियस गेम्स एंड अदर इज गेमिफिकेशन. तो देखते हैं दोनों क्या है. ये थोड़ा फन, जस्ट एक चीज को एक नए पर्सपेक्टिव में देखना, ये पेश करना. सो मैंने एक शब्द का यूज किया, स्टेयर केस. तो अब वापस आते हैं सीरियस गेम्स. तो सीरियस गेम्स वो होती हैं जो विच सीक टू ब्रिंग आउट बिहेवियरल चेंज इन ए पर्सन. सो कहीं ना कहीं गेमिफिकेशन का भी पर्पस सिमिलर हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली पूरा इकोसिस्टम को डील करता है गेमिफिकेशन, वेरे सीरियस गेम एक टास्क को डील करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐप है जो आपको फिजियोथेरेपी आप करा रहे हैं, और कोई ऐप है जो आपको प्रेरित करे कि फिजियोथेरेपी में अगर आपने, आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है आपकी टांग को रिहेबिलिटेट कर रहा है और बोलते हैं कि इसको 20 बार सर्कुलरली घुमाइए, 20 बार ऐसे करिए, 20 बार ऐसे करिए, आप वो करते जा रहे हो और वो ऐप में डालते जा रहे हो, तो ऐप आपको एक स्कोर दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप और ज्यादा करो. और जब कम कर रहा है तो ऐप में कैरेक्टर सैड फील कर रहा है, और वो आपको फिर भी मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल अपन करेंगे, इसको कवर करेंगे, वगैरह वगैरह. सो दैट इज अ सीरियस गेम. वेयर इज गेमिफिकेशन होता है जहां एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इकोसिस्टम बनाना होता है. सो जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर बच्चों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे तो गेमिफिकेशन है. सीरियस गेम होता है सिंगल पर्सन जिसको करे. तो और आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन भी थी. क्लार्क एबर्ट ने सीरियस गेम्स के बारे में न्यूयॉर्क में बोला था. We are concerned with serious games in the sense that these games have an explicit and carefully thought out educational purposes. मतलब they are not intended for amusement. तो amusement के थोड़ा परे हैं ये गेम, लेकिन गेम के जो कुछ एडवांटेज होते हैं कि आपको जो एंगेज करता है, थोड़ा एक मूड बना देता है काम करने का, वो ये करते हैं सीरियस गेम्स. फिर माइकल जाइडा ने 25 साल बाद, 35 साल बाद इनफैक्ट बोला कि एक मेंटल कॉन्टेस्ट है, प्लेड विद ए कंप्यूटर. क्योंकि क्या है, अगर आप अकेले हैं तो आप एक तरह से कंप्यूटर के साथ भी खेल रहे हो सकते हैं. इसका कोई एग्जाम्पल सीरियस गेम्स का जो इंडिविजुअली आपको प्रेरित कर रहा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यूज किया हो. कोई याद आता है जहां एक ऐप ने आपको प्रेरित किया कुछ करने के लिए? ऐसा याद कीजिए, जस्ट एनी एग्जाम्पल. किसी ऐप ने प्रेरित नहीं किया, ऐप यूज नहीं करते हैं जी? जस्ट कोई एग्जाम्पल दीजिए. ओके, चलो मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, आप में से जिसने कभी यूज किया है तो बताइएगा. सो डिड एनीबडी यूज एन ऐप कॉल्ड स्मूले? स्मूले बोलते हैं, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस कर. जी मैम. तो क्या उस ऐप ने एक तरह से आपको प्रेरित किया यूज करने के लिए? So it's an app where you can record your song and you can share it or you can sing along with the original artist. तो उसमें गेमिफिकेशन कुछ था, जैसे कि अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो आपको मार्क्स देता है अच्छे गाने पे? Not that I can remember. ओके, तो आप, मैंने क्योंकि स्मूले नहीं देखा है, बट मैंने स्टार मेकर देखा है. स्टार मेकर आपने देखा है? यस सर, ये स्टार मेकर आपको मार्क्स देता है, देता है सर, है ना? स्टार्स देते हैं. सिंग अलोंग तो वो कहता रहता है कि 100 में से अभी आपको 70 मिले, 100 में से 80 मिले, 100 में से 90 मिले, और कर करके एंड में टोटल करके देता है, राइट? सो इसको कहते हैं गेमिफिकेशन, यानी कि वो आपको प्रेरित कर रहा है, क्योंकि आप जब सारा रिकॉर्ड करते हो वो कहता है आपको आपका ए आया, तो हो सकता है आपके अंदर अगर जज्बा ज्यादा है, आप कहोगे नहीं यार इस रिकॉर्डिंग को नहीं यूज करना, मेरे को ए प्लस करके डालना है. समझ रहे हो?
तो आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने आप प्रेरित भी कर रहा है। सो आप देख रहे हो कि उसने आपको सिंगिंग सिखाई, बैठे हुए एक रोबोट ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा है कि नंबर लाने, बस इसको यूज कर लिया उसने, राइट। सो कितना सिंपल है। और यार ये हमारी आम जिंदगी में इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं लोग। सो कोई भी चीज ट्रेन करना, हमारा भी तो काम एजुकेशनिस्ट है और हमें लोगों को ट्रेन करना है। तो क्या कोई ऐसी चीज बन पाती है थ्रू विच वी कैन लर्न टू बी बेटर एट समथिंग, दैट इज कॉल्ड सीरियस गेम। एंड इसको जब हम ग्रुप लेवल पे ले जाएंगे तो वो गेमिफिकेशन हो जाएगा, जब आपस में compete कर पाए। जब कंप्यूटर से compete करते हैं तो सीरियस गेम है, ठीक है। दैट गिव्स यू एन आइडिया एंड वी मूव अहेड। सो एक मैंने जो डेफिनेशन बनाई थी सीरियस प्ले कॉन्फ्रेंस में पेश करी थी, सीरियस गेम इज एन एक्टिविटी दैट सीक्स टू ब्रिंग एन ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियरल चेंज ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मैंने इसलिए ऐड किया था कि उसका पर्पस है, उसने सोच के किया कि ये आप में एक बदलाव लाना है या आपको बेहतर बनाना है। तो ओवर्ट बिहेवियर हो सकता है, कोवर्ट मतलब अनडिक्लेयर्ड बिहेवियर चेंज भी हो सकता है। सपोज बच्चे अपना कमरा साफ नहीं रखते, तो ऐसी ऐप हो सकती है जहां वो कमरा साफ करने के बेस पे पॉइंट स्कोर करें। दो बच्चों के बीच में भी हो सकता है कंपटीशन, कौन का कमरा ज्यादा साफ होगा। या उसके 4 एक्टिविटीज हमने दी हुई है, तो चारों एक्टिविटीज कंप्लीट करता है, हर एक में पॉइंट मिल रहे हैं। यानी कि कपड़े तह करके रख दिए तो उसके अलग पॉइंट है, कपड़े ठूस दिए तो भी कमरा साफ हो गया, तो कमरे साफ के पॉइंट मिल गए, कपड़े तय करने के नहीं मिले। इस तरह करके यू कैन इजीली कन्वर्ट सम एक्टिविटी इनटू फन, अ गेम। और आप करते भी हो घर में, कई बार बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कुछ करते हो, उसको लॉन्ग टर्म कर पाते हो तो वो एक सीरियस गेम है। चाहे कंप्यूटर पे नहीं है, आप फिजिकली भी उसको कर सकते हैं कि बच्चे को रोज पॉइंट दे रहे हैं। आपने कहा कि आपके इतने पॉइंट इकट्ठे हो गए, जब इतने पॉइंट हो जाएंगे तो आई बाय यू दिस और व्हाटएवर। सो एक मोटिवेशन देते हैं, या कुछ कि हम बाहर जाएंगे सब लोग। सो कल को आप बाहर इकट्ठा जाना है, उस एक्टिविटी को भी प्रमोट कर रहे हैं गेमिफिकेशन के थ्रू। सो आपके 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे बाद में इकट्ठा ना जाना चाहे, लेकिन उस एक्टिविटी का उनको आदत पड़ जाए इकट्ठे की, राइट। इसी तरह गेमिफिकेशन है। सो देयर इज नो वन विदाउट पर्पस इन ए गेम, दैट इज व्हाट गेमिफिकेशन इज ऑल अबाउट। तो गेमिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डायबिटीज कंट्रोल में बायर ने ग्लूकोज मीटर बनाया है जो निंटेंडो की गेमिंग प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो जाता है। सो उनको रिवॉर्ड्स देते हैं अगर वो अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करें। तो बच्चे आसानी से टेस्ट नहीं करते, वो अवॉइड करेंगे, या इवन बड़े भी रेगुलर टेस्टिंग नहीं करते जिनका डायबिटीज है, तो उनको टेस्टिंग के लिए प्रेरित करने में पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे जैसे पॉइंट इकट्ठा होगा तो गेम लेवल अनलॉक होगा, ऑप्शंस अनलॉक होंगे। और लीडर बोर्ड भी बना है जिसमें जो बच्चों के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऊपर दिखाया जाता है। ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई, बड़ा कुछ किया हुआ है। इस तरह कई एग्जाम्पल्स हैं। फिजिकल फिटनेस का तो काफियों को पता है, वो आप फिटबिट या ऐसे कोई घड़ी सी पहन लेते हैं एंड चलते हैं। आप में से काफी लोग चलते होंगे इस तरह, जो वॉच पहनकर, है ना। तो उसके बाद उसमें होता है कि भाई आप 2000 स्टेप चलिए, 5000 स्टेप चलिए, 10,000 स्टेप चलिए, अपना टारगेट रखिए और उस टारगेट के हिसाब से वो आपको प्रेरित करता रहता है। और हर बार होता है कि आप उससे और बेहतर करना चाहते हैं। सो एप्स आपके साथ एंगेज हो पाती हैं, जहां पर हम अब देखते हैं कि सोसाइटी में एंगेजमेंट फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एप्स के साथ हो जाता है हमारा। सो दैट इज व्हाट अगेन गेमिफिकेशन इज, जिसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स, बैजेस, स्टेटस एंड सो ऑन। फिजियोथेरेपी तो बहुत एक कॉमन चीज है, क्योंकि सीरियस स्ट्रोक, इंजरी कुछ आए तो फिजियोथेरेपी करनी है। धीरे धीरे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो ऐप प्रेरित करता है कि आज अगर आपने आपकी एक्सरसाइजेस कर ली तो आपके इतने पॉइंट हैं, तो आप उस कम्युनिटी का एक पार्ट होते हो। उस कम्युनिटी में दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो दूसरे भी फिर मेहनत करने लगते हैं, तो आपस में एक दूसरे को प्रेरित कर पा रहे हैं।
ये इसका तो एग्जांपल हमने डिस्कस शुरू में कर लिया। तो मुझे पता नहीं था स्मूले में नहीं है, तो स्मूल में नहीं है तो मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा इस एग्जांपल से। ई लर्निंग, आपने एक नई भाषा सीखनी है, डुओलिंगो करो, वो आपको प्रेरित करता रहता है और करने के लिए। ये बड़ी मजेदार चीज है कि आप अपने लेक्चर्स को इस हिसाब से डिजाइन कर पाते हो कि बच्चा खुद आपसे बहुत आगे निकलना चाहे। तो सपोज जब हम ऑनलाइन लर्निंग के मोड में जाते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि आप कहोगे कि कल ये वीडियो देखना है, तो और उसके बाद ये आंसर करना है, तभी वो देखेगा वीडियो। लेकिन अगर गेमिफाइड है तो आप उसको बोलो आप चाहो तो 3 दिन में पूरे क्लासेस कर लो, पूरे सेमेस्टर की क्लासेस, आपकी मर्जी है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। और अगर वो गेमिफाइड है कि जो पहले करता जाएगा उसके पॉइंट ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा पॉइंट कम होते जाएंगे, तो पॉइंट पड़े हुए हैं हर लेक्चर के साइड में जो कम हो रहे हैं। देखना कैसे दौड़ दौड़ के बच्चे करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। अब हम गेमिफिकेशन के एलिमेंट्स पे जाते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे या कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी, लेट मी लुक एट द, नहीं अभी। यस सर। ओके जी, गुड आफ्टरनून सर। जी सर। सर ये प्लेइंग 11 करके भी एक ऐप आया है सर, जिसपे मनी माइंडेड लोगों के लिए पैसे कमाने का मौका देता है। प्लेइंग 11 सर। जी जी जी, सेम सेम गेमिफिकेशन का उसने जी यूज किया है सर। बिल्कुल। और ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत डरते भी होंगे, राइट? तो अगर कोई डरता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से और एक जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो वो आसानी से गेम बना सकता है कि भैया इन्वेस्ट मत करो, एक नोशनल 1 लाख रुपए का अमाउंट है, ये ऐप में पड़ा है आपके, आप नोशनल इन्वेस्ट कर दो, आप बोलो कि मैंने इसमें लगाया इसमें लगाया इसमें लगाया, और उस चीज का परफॉर्मेंस देखो। तो अब दो चीजें होंगी, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, थोड़े दिनों में आप समझ भी जाओगे, सीख भी जाओगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा। तो आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देख रहे हो, आपके लॉसेस कोई नहीं हो रहे। अगर आपने गलती करी कोई इन्वेस्टमेंट में तो लॉसेस भी नहीं हुए, और अगर आपने अच्छा किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तीसरी चीज आपको ये भी समझ आने लग जाएगा कि यार एक एक्सपर्ट अगर हो तो मजा आएगा, मैं अकेले नहीं करता हूं। तो इससे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम भी बढ़ेगा अगर वो ऐसी ऐप बनाता है। तो अब देख लो कितनी सारी चीजें, और जो शायद किसी ने ना भी करी हो वैसी भी मिलेंगी आपको करने के लिए। सो यू हैव टू जस्ट लुक एट कि क्या क्या किया जा सकता है, और मतलब आपके अपने आइडियाज बस लगाने हैं। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं गेमिफिकेशन के, पॉइंट्स। तो अगर आप ट्रैक करते हो पॉइंट्स तो लोगों को मजा आता है। बिना पॉइंट के भी कर सकते हो, जैसे घर में हम करें अगर कोई चीज बिना पॉइंट के तो हो सकता है कि सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे जो आएगा उसको व्हाटएवर एक एक्स्ट्रा कोई पर्टिकुलर चीज जो सबकी फेवरेट है वो मिल जाएगी, सिर्फ एक बंदे को मिलेगी रोज। तो देखिए डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ जो लगेगी। तो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, जस्ट रिवॉर्ड्स हैं, टाइमर्स होते हैं, बैजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं गेमिफिकेशन में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, पूरे भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ग्राफ्स, फिर मीनिंगफुल स्टोरीज उसके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं। ये मीनिंगफुल स्टोरीज जब हम बोलते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम फिटनेस की ऐप ले लें, तो अगर उसी में एक स्टोरी बिल्ड कर दें कि एक ज़ॉम्बी आपके पीछे लगा है जो रोज 8000 कदम चल रहा है, तो आपने उससे आगे रहना है। तो आपने पहले दिन 10 कर लिए, दूसरे दिन 10 कर लिए, तीसरे दिन 10 कर लिए, और आप उससे 6000 कदम आगे चल रहे हैं। फिर एक दिन आपका मूड है मिस करने का, लेकिन आपको यार याद है वो 8000 चल लेगा, तो आप सोचते हो कि चले एक दिन और कर लेते हैं, 8000 का बैलेंस रखना चाहिए हमें, जिस भी दिन छुट्टी लेनी उसके लिए। मतलब समझ लो कैसे एक स्टोरी भी प्रेरित कर सकती है। सो इतनी मजेदार हैं ये एक्टिविटीज
और इन सब में डिजाइन थिंकिंग का क्या रिलेशन है कि डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व है टू डिजाइन दिस ऐप कि किस तरह हम एंगेजमेंट बढ़ाएं। गेमिफिकेशन इज एन एंगेजमेंट टूल। सो टीममेट्स हैं, करेंसीज हैं। जब ऐप थोड़ा सीरियस हो जाता है तो उसकी अपनी एक करेंसी होती है, तो कहता है कि यार ये पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना एयरलाइंस के, बड़े सदियों से चल रहे हैं अभी। तो उसके रिवॉर्ड पॉइंट जो होते हैं उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे देता है। वो कहता है यार आपकी सीट अपग्रेड कर देंगे फर्स्ट क्लास में। तो बंदा कहता है मैंने फर्स्ट क्लास में तो कभी जाना नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स इकट्ठा करके एक बार ही जाके देखते हैं फ्री में। उसको भी अचीवमेंट होता है यार कि मैं फ्री में कर लिया बॉस। सब समझ लो कितना गेमिफिकेशन से कितने एडवांटेज है। आपको भी पता है कि आपकी फर्स्ट क्लास की सारी सीटें नहीं भरती, तो बीच बीच में इकोनॉमी वाला कोई ना कोई बंदा फर्स्ट क्लास में लाया जाए, थ्रू गेमिफिकेशन रिवॉर्ड दे दिया जाए उसको, तो आपकी सीट भी यूज हो गई, इकोनॉमी वाली बेच भी ली, एक्स्ट्रा जो क्रिएट हो जाती है ट्रांसफर से। जैसे रेलवेज ने किया था कोशिश, मुझे नहीं पता अभी चलता है कि नहीं, तो फ्री अपग्रेड्स कभी कभी दे देते थे, ऐसा उनका ओरिजिनल प्लान था। आई एम नॉट श्योर कि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। बड़ा कुछ था उस प्लान में कि हम बुजुर्गों को अपग्रेड कर दिया करेंगे अगर सीटें खाली हों। एंड उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि रिवॉर्ड्स हैं, चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिशंस हैं। तो इसका कोई एग्जांपल हम एजुकेशन में भी चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली सबसे बड़ी समस्या लेकिन एजुकेशन में क्या आएगी जब आप ये करने बैठो? गेमिफिकेशन जनरली वहां कामयाब है जहां वॉलेंटरी एक्टिविटी है, अपनी मर्जी से। जैसे आप पतला होना चाह रहे हो, आपको फोर्स नहीं कर सकते पतला होने में, लेकिन आप पतला होना चाह रहे हो तो आप एक ऐप यूज कर सकते हो जो आपको प्रेरित करती रहे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज कि अगर ऐप के मैं कहता हूं 1000 यूजर है, तो आपको बताएगा कि आप उन 1000 यूजर में आपका वजन 815 नंबर पे है, आपका बॉडी मास इंडेक्स सबको अगर रैंक करते हैं तो इस नंबर पे, तो अब आप ऊपर आना चाहोगे, राइट? तो इस तरह बड़ा इजीली एंगेज कर सकते हैं आप, वॉलंटरीली उसमें जाते हो फिर, ठीक है। इंपेरिकलिटी सस्पेंड करना, ये मैं गेमिफिकेशन का दुनिया में जो माना जाता है उससे अलग अलग भी मेरे कुछ विचार हैं, वो दे रहा हूं। तो मुझे लगता है इंपेरिकलिटी जो ये नापने का यंत्र है, तो दुनिया कहती है कि ये बहुत जरूरी है गेमिफिकेशन के लिए, लेकिन मेरे को लगता है किसी जगह इंपेरिकलिटी सस्पेंड भी करी जानी चाहिए। हर बार इंपेरिकल होना भी परेशानी है। हो सकता है इंपेरिकलिटी को क्वालिटेटिव फीडबैक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर बार नंबर उचित नहीं होंगे, तो आपको ये देखना है कि कहां नंबर है कहां नहीं है। हाउ टू गेट फन इनटू एन असाइनमेंट। इंपेरिकलिटी सस्पेंड करने के लिए अच्छा टूल होता है सबको अवतार दे दो। जैसे आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और आप लाइक उनको जब पढ़ा रहे हो और आप क्लास को 2 भाग में डिवाइड कर देते हो, एक भाग जिन्होंने प्रश्न बनाने हैं, दूसरे ने उत्तर देने हैं, तो सडनली क्लास चेंज हो गई। ओरिजिनली तो सारे उत्तर देते हैं, तो जो अच्छा उत्तर दे वो प्रश्न बनाने वाले भाग में चला जाए। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आराम से बच्चे एंगेज होते हैं। तो असाइनमेंट में फन लाना, हाउ टू टीच, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, हाउ टू टीच बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे पढ़ाई जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिहेवियर। अब मैं कुछ डाटा शेयर करूंगा इस फील्ड को लेकर। मेजर यूज जो है गेमिफिकेशन का अभी तक कॉर्पोरेट सेक्टर में ही होता रहा है। दूसरा मार्केटिंग एंड सेल्स, ये विद इन द कंपनी वाला हो गया। तो मार्केटिंग एंड सेल यानी कि मार्केटिंग वाले ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करें उसके लिए इस्तेमाल होता रहा है। जो इंसेंटिव प्लान्स होते हैं तो वो गेमिफिकेशन का एक रूप ही है, तो उसमें ज्यादा गेमिफिकेशन पॉसिबल होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बढ़ रहा है लेकिन अभी कम है, जबकि सबसे अच्छा लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज हो सकता है। कि जैसे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, इवन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट डेवलप करने में कौन आगे चल रहे हैं,
कौन से डिपार्टमेंट आगे चल रहे हैं। फिर उसके भी 3-4 प्रकार होते हैं कि क्योंकि कई बड़े डिपार्टमेंट है तो वो इजिली आगे हो जाते हैं, तो एग्रीगेट में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है कि कंपेयर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। तो इस तरह बड़े अच्छे गेमिफिकेशंस पॉसिबल होते हैं। फिर सेक्टर वाइज देखें अगर, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में गेमिफिकेशन सबसे ज्यादा है, फिर एंटरप्राइज में, फिर कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। तो एजुकेशन अभी बहुत कम गेमिफिकेशन में है, गवर्नमेंट सेक्टर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जबकि गेमिफिकेशन का एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक नीदरलैंड्स में एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट है जी, उसको टापा आपने गलत वक्त पे या ओवर स्पीडिंग आपने करी तो आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, सारी दुनिया में होता है। अब इसको गेमिफाई कैसे किया लोगों ने, कि नीदरलैंड में उन्होंने एक स्पीडोमीटर लगाया और स्पीड सपोज 60 है, तो जो जो इंसान 60 की स्पीड के नीचे वहां से निकल रहे हैं उन सब में का एक डेटा बन रहा है, डेटाबेस जो हम नहीं बनाते अदरवाइज, और जो जो उससे फास्टर निकल रहे हैं उनका डेटाबेस। जो फास्टर निकल रहे हैं उनको फाइन हो रहे हैं, उन फाइन से जो स्लोअर निकल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट जा रहे हैं विनर्स को। तो रोज के कुछ विनर निकाल के उनको पैसे भी भेज रहे हैं, उन्हीं में से जिनको फाइन किया गया है। तो इट इज सस्टेनेबल, इधर से पैसा आ रहा है उधर बांट रहे हैं, उसमें से बचा भी रहे हैं, बहुत थोड़ा सा बांट देना है। तो ये होता है गेमिफिकेशन। और ये गेमिफिकेशन का वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो इस प्रकार से अभी गेमिफिकेशन का स्टेटस है। ग्रोथ रेट क्या चल रही है, तो ग्रोथ रेट्स एशिया में बहुत हाई है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हाई है, लेकिन अगर यूएस में लो है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत पहले गेमिफिकेशन करा है, इसलिए उसमें भी लो है। और अफ्रीका में लो इसलिए कि उन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया। सो अलग अलग कारण हो सकते हैं लो होने के। और मिड मतलब अगेन साउथ अमेरिका करना शुरू कर चुका है और तेज हो रहा है, और उधर यूरोप अब तेज था और स्लो हो रहा है। सो करेंट रेट्स इस तरह से। एंड देन जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई थी, तो उसमें इस तरह से हमें समझ आता है कि लोगों को क्या पसंद है ज्यादा। लोगों को पसंद सबसे ज्यादा है प्रोग्रेसिंग टू डिफरेंट लेवल्स, वो अपना लेवल बढ़ाना पसंद करते हैं। ये आपने देखा होगा, क्या है वो, माई गव एक ऐप है, आप में से किसी ने इस्तेमाल करी है? माई गव ऐप में उन्होंने गेमिफिकेशन का प्रयास किया हुआ है। तो उसमें अगर हम देखते हैं माई गव, तो आप अगर सपोज एक लोगों का डिजाइन करते हैं, ओ अब आवाज ठीक है? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो माई गव ऐप किसी ने देखा है जी? सर माई गवर्नमेंट करके सर, हाँ, मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। तो माई गव ऐप में अगर आप नोटिस करो, हाँ, उसमें लोगो बना दो, पोस्टर बना दो गवर्नमेंट के लिए, मैं लिख के माई गव। तो मैंने भी अभी सेफ्टी के लिए, उन्होंने कहा था रोड सेफ्टी के लिए कुछ स्लोगन बनाओ, तो मैंने भी बना के 2 डाले। सो बहुत मजेदार लगता है कि चल यार डाल देते हैं। उसमें इनाम भी रखे हैं उन्होंने, 50,000 कभी दे देते हैं, कभी 25,000 दे देते हैं, कभी कुछ। ऑफ कोर्स कंपटीशन काफी होता है, बट गवर्नमेंट को क्या फ्री में क्राउड सोर्स कर दिया उन्होंने अपना काम। उनको बार बार बिडिंग करा के प्रोफेशनल हायर करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल हो अगर आप लिख सकते हो। तो वो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की जगह उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, गेमिफाई कर दिया। और इन पॉइंट के साथ साथ आप लोकल गवर्नेंस के अंदर भी शामिल हो सकते हो धीरे धीरे। ऑल्दो उस पार्ट को मैंने स्टडी नहीं किया, बट काफी कुछ है। लाइक सोशल सर्कल्स आपकी कम्युनिटी के बन जाएंगे, उनमें आप लीडरशिप पोजीशंस ले सकते हो, वो कम्युनिटी का उद्धार भी करने की कोशिश कर सकते हो, विच इज इंटरेस्टिंग माई गव ऐप। सो अगेन पीपल लाइक टू प्रोग्रेस टू डिफरेंट लेवल्स। जैसे माई गव ऐप में होता है कि भाई आप हायर लेवल पे आ सकते हो, और गेटिंग पॉइंट्स एंड स्कोर्स नेक्स्ट बेस्ट है। रिसीविंग रियल टाइम परफॉर्मेंस फीडबैक थर्ड बेस्ट है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम फिर से भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज एजुकेशन में जो मैंने अपने रिसर्च करी एजुकेशन में अपने 25 साल में, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है डिलेड फीडबैक। यानी कि बच्चों ने असाइनमेंट दे दिया, हमने एक हफ्ते बाद नंबर दिए, एक हफ्ता हमने फीडबैक नहीं दिया, तब तक बच्चे का अपने असाइनमेंट में इंटरेस्ट लूज हो गया। सो फीडबैक जितना फास्ट दे सकें उतना गेमिफिकेशन कामयाब होता है। इसीलिए बच्चे गेम खेलते हैं, क्योंकि गेम में अभी मैंने शॉट लगाया, अभी उसके मार्क्स आ जाएंगे, हल्का सा भी इंतजार नहीं करना। इसीलिए एमसीक्यू के जो टेस्ट होते हैं, सारा टेस्ट करते रहो और एंड में सबमिट किया और खटाक से मार्क्स दिखाए जा सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं। तो विच इज वेरी गुड। भाई डिले, जब आपके पास है ही है नंबर तो दे दिए। कई एग्जाम फिर भी डिले करते हैं कि डिजिटल है लेकिन हम बाद में बताएंगे। अदरवाइज तो मतलब अंदर वोटिंग बूथ और बाहर काउंट सीधा ही दिख रहा होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी को गेमिफाई करें तो सीधे काउंट दिख रहा होना चाहिए, इतने दिन जो लग रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो भी सिमिलर तो एक्टिविटी है, सभी रिकॉर्ड हो रहा है साथ के साथ। तो इसके अलावा कई और चीजें, कंपीटिंग विद फ्रेंड्स, बीइंग पार्ट ऑफ ए स्टोरी, बहुत कुछ है जो आपको इन फैक्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गेमिफिकेशन का मॉडल है कि अपने आप के साथ कंपीट करना, जैसे जिम्नास्टिक्स में, कंपीटिंग विद अदर्स जैसे स्पोर्ट्स में, कंपीटिंग विद लक कार्ड गेम्स में, सोलो में भी और मल्टीप्लेयर में भी। सोलो मतलब सॉलिटेयर में अपने आप के लक के साथ, या रमी में आप दूसरों के लक और अपने लक के साथ कंपीट कर रहे हो। एंड फिर प्ले रोल्स, जब टीम वाली बात आती है तो रोल्स हो जाते हैं। इवन मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो, वॉलीबॉल में कोई नेट के पास खड़ा होना है, कोई किसी को दूर खड़ा होना है, किसी को सर्व करना है। सो अलग अलग रोल्स हैं। और एक्सप्लोरेशन गेमिफिकेशन भी होता है कि पूरा लैंडस्केप दे दिया। जैसे मैं बोल रहा था कि कोर्स में अलग अलग लेक्चर्स हैं, बच्चा अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करता घूम रहा है, किसी के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं, खुद एक्सप्लोर कर रहा है और अपना कोर्स खत्म कर रहा है। सपोज किसी दिन उसका मूड बन गया है, जैसे हम करते थे बचपन में कि भाई मुझे पक्का यकीन है कि क्लास 3rd 4th के आसपास हर बंदा सबसे पहले अपनी किताबों में से वो किताबें उठाते हैं जिसमें कहानियां हैं, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। वो तो किताब खरीदते ही खत्म कर देते हैं, सारी किताब पढ़ ली, सारी कहानियां पढ़ ली। तो अपने आप भी बच्चे पढ़ते हैं और उनको बल्कि रोकने से ज्यादा अच्छा है कि भाई उसको कहो कर ले सारा, अगर करना है तो सारा कर ले। सो इसमें ट्रिगर्स, एक्शंस, वेरिएबल रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टमेंट होते हैं चीजें। तो ट्रिगर है जो बिहेवियर को चालू करता है, शुरू करता है। उसके बाद एक्शन होता है जो रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स रिवॉर्ड, और एक मेजर फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं गेम में कि हम इसको सीख जाएं कैसे खेलना है। और जितनी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उतना ही गेम छोड़ने का दिल नहीं करता। सपोज आपने वॉलीबॉल या हॉकी या क्रिकेट कई साल सीखा है, तो उसके जितना देर होती जाती है उतना ही गेम छोड़ने का दिल नहीं करता कि यार अब इतनी मेहनत करी है, दूसरी गेम लेंगे, शुरू करेंगे, उससे बेहतर है इसी को आगे बढ़ाएं। सेम करियर है, करियर में भी हम इन्वेस्ट जिस दिशा में कर देते हैं, फिर हम कहते हैं उस दिशा की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। तो जैसे कोई टीचर बन गया तो वो टीचिंग को छोड़ के अब दूसरे सेक्टर में नहीं जाना चाह रहा कि मैंने टीचिंग में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो मेरा उसके कारण मेरा टीचिंग में ग्रोथ की चांसेस अच्छी हैं। और इसी तरह इंडस्ट्रियल वाला टीचिंग में नहीं आता कि यार मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, मैं इंडस्ट्री को समझता हूँ, जैसे मैं टीचिंग में आऊंगा मैं फिर से रेस शुरू होगी मेरी, तो वो अवॉइड करता है इधर आना। मतलब हमारी सारी जिंदगी गेमिफाइड है ही है ऑलरेडी। अब गेमिफिकेशन में कुछ चीजें मजे के तरह समझते हैं। मैं कुछ कार्टून भी डाले हैं और साथ साथ हम समझ रहे हैं किस तरह के प्लेयर होते हैं। एक एक्सपर्ट प्लेयर जो खुद के साथ compete कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में है, जैसे वॉरियर्स होते हैं। और जो हम पीछे देख रहे थे उसको बस सिर्फ एक नाम दिया मैंने। अब वॉरियर है जो दूसरों के साथ compete कर रहा है, टैरोट रीडर है जो लक के साथ compete कर रहा है, सोशलाइजर है जो दोस्त बनाने के लिए खेल रहा है गेम,
और एडवेंचरर है जो अकेले एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इस तरह के मेंटल ट्रिगर्स या मोटिवेशंस हैं लोगों की गेमिफाइड होने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फेलियर्स, क्योंकि फेलियर से जो सीखते हैं वो अदरवाइज नहीं सीखते। ऑफ कोर्स मैंने इसको थोड़ा सा फन वे में डाला है। सो सारी हमारी जिंदगी गेमिफाइड है ही है। करियर भी एक गेमिफिकेशन प्लान है, मैरिज भी एक गेमिफिकेशन प्लान है। तो उन्हें बना दिया कि मैरिज में ये अचीवमेंट, सपोज मैरिज हुई, बात बन नहीं रही है, लेकिन मैरिज में एक और ट्रिगर रखा हुआ है कि जी किड्स वाला ट्रिगर आ गया, उनका करियर। तो वो गेमिफिकेशन हो रखी है मैरिज की। हमारे अपने टारगेट अपने आप सेट होते रहते हैं, और वो टारगेट में मतलब सोसाइटी एटलीस्ट ऐसे देखती है कि वो टारगेट पूरे होने चाहिए, तो सोसाइटी बार बार पूछेगी यार मैरिज नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। तो वो गेमिफिकेशन उस हद तक है कि वो सीरियसली लेते हैं कि ये एक जरूरी स्टेप है, हर स्टेप जरूरी है। वो होता है गेमिफिकेशन जहां पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, हमें लगता है कि वही वे ऑफ लाइफ है। तो अगर एजुकेशन को भी इस तरह गेमिफाई करा जाए कि उसको लगे कि यही वे ऑफ लाइफ है, तब उसमें कामयाबी मिलेगी। बट इसमें क्या है कि गेमिफिकेशन का डाउनसाइड है कि बहुत बड़ा ईआरपी बन जाता है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल तक हो जाती है एक एक चीज। अब इसका एग्जांपल भी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कितने पेपर आपने छाप लिए इज मोर इम्पोर्टेंट देन कितनी क्वालिटी के पेपर छापे। तो हर साल हिसाब लिया जाता है कितने पेपर छप गए। सो आप सडनली स्टक फील भी करने लगते हैं कि यार माइक्रो मैनेज सा हो रहा है कि मैं अपने मर्जी से एक बहुत अच्छा पेपर लिखना है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं ज्यादा पेपर लिखूं, तो उसकी रिसर्च नहीं हो सकती, क्योंकि एक अच्छा पेपर लिखने के लिए ज्यादा देर चाहिए, हो सकता है 2 साल लग जाए। सो एटलीस्ट गेमिफिकेशन का जितना भी हम करते हैं सिस्टम में, उसको अर्निंग से ना जोड़ा जाए, फाइनल मार्क्स से लिमिटेड लेवल पे ही जोड़ा जाए। पूरी तरह से फाइनल मार्क के साथ जोड़ेंगे तो वही बन जाएगा जो पहले था एजुकेशन सिस्टम। तो कुछ हद तक, और कुछ हद तक फन रखना है उसमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है कि यार ये मेरे को ट्रैप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका खेल बनाया है, लेकिन ये खेल के एंड में फिर वही सीरियस कहानी है जो पहले थी। सो एजुकेशन को जब हम गेमिफाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले का रोल है कि हमें ध्यान रखना है कि वो एक ट्रैप की तरह नहीं यूज करना बच्चे को लाने के लिए। मोटिवेशन आनी चाहिए उसके अंदर से, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि उसको ट्रैप किया जा रहा है। एंड बैक टू दिस, फेलियर्स हमने एग्जामिन किए। अभी तक कोई क्वेश्चन? जी सर, गेमिफिकेशन से वर्क सराउंडिंग को भी सुधार सकते हैं ना जी? सर, वी हैव टू classify workplace through gamification, sir, or not? हाँ जी, बेसिकली डोंट क्लासिफाई वर्कप्लेस थ्रू गेमिफिकेशन। बेसिकली गेमिफिकेशन किसी भी प्रोसेस को करने का एक लाइक समझ लो कि एक सिस्टम है। तो जो हम कर रहे हैं, जैसे कि ओके मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर में लोग टाइम पे आए, तो मैं उसको गेमिफाई कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। अब गेमिफाई करने का मतलब है उसमें थोड़ा फन एलिमेंट आ जाए, उसको ऐसी मजबूरी ना बन जाए कि वो फिर बच्चे क्लास में घुसना ही ना चाहे, राइट? क्लासिफाई कहने का मतलब सर हर एज पे एक अकॉर्डिंग टू देयर फन, उनके अकॉर्डिंग ही फन जनरेट किया जाता है। हाँ, मतलब बच्चों को जिसमें फन लगे, और उनसे फीडबैक भी लेता रहना। तो सपोज अगर हमें लगे कि मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं देने के लिए, ठीक है, और जो मैं असाइनमेंट में सॉरी 3 असाइनमेंट है मेरे पास, 3 असाइनमेंट को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, जहां पर आप कह लो कि एक बहुत मुश्किल होगी, एक थोड़ी आसान और एक बिल्कुल आसान।
तो जो बच्चे क्लास में टाइम पे आने का सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा उनको मैं चॉइस दूंगा कि कौन सी असाइनमेंट करनी है। अब ये नहीं कहोगे कि इजी वाली दूंगा, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो कहेंगे मेरे को टफ ही चाहिए, है ना। तो गेमिफिकेशन में सबसे प्यारी चीज होती है चॉइस भी देना। बहुत हार्ड कोड कर दोगे तो बॉटम वाला बच्चा जो लेट ही आता है वो कहेगा मेरे को तो सबसे टफ ही मिलेगी, मैं तो क्लास ही छोड़ दूं, तो फेल ही होना है मेरे को। हाँ, अगर वो थोड़े से इंप्रूव करना चाहे वो कहेगा मैं टाइम पे आ जाऊं यार, आसान असाइनमेंट ले लूं, है ना। तो इसलिए कई इंटरेस्टिंग तरीके हैं। मतलब गेमिफिकेशन इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने क्या किया, गेमिफिकेशन बहुत फॉर्मल बना दिया है, इसमें इनफॉर्मल रखो बहुत एलिमेंट, वही इसका सक्सेस है। इसको जितना फॉर्मल करते रहते हैं उसका फेलियर हो जाता है। बल्कि मैंने इंटरेस्टिंग कुछ एग्जांपल्स भी अभी बनाए हैं जो आपको दिखाऊंगा। फन है, प्लीज उसको वो सीरियस मत लेना। मैंने जस्ट दुनिया जो चल रही है उस पर कुछ तंज किए हैं, तो वो देखते हैं। मैं इसको आगे ले जाता हूं, एक मिनट। हाँ, क्या हम काम को गेमिफिकेशन की तरह दिखा सकते हैं? आप पहले ही सोचिए कि ऑलरेडी जिसने वर्क प्लेस इजाद किया है या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है उसने तो गेमिफिकेशन पहले ही किया था, जो चल भी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया बाउंड्रीज पे, बिकॉज इट वाज लाइक शुरू जब कार्य हुआ तो एक दफ्तर में या एक दुकान में 5-7 लोग काम करते थे, तो मॉडल्स बने उस स्टेज पर, और मॉडल अब इंप्लीमेंट हो रहे हैं ऐसी कंपनियों पे जो 10,000 लोग काम करते हैं, तो सेम मॉडल वर्क नहीं कर पाता। जैसे आप एक इसमें एक छोटे से क्या, जो फूड जॉइंट में वो लिखा होता है ना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द डे, तो छोटे सेटअप में चल जाता है। बड़े सेटअप में तो ऐसे बहुत लोग रहेंगे जिनकी कभी बारी नहीं आएगी, तो फिर वो वर्क नहीं करता, उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर डिमोटिवेट भी होते हैं लोग। ऐसा होना चाहिए, इतना छोटा क्राउड होना चाहिए जहां मौका बन ही जाए किसी ना किसी तरह। हाँ, कुछ का ज्यादा बार बनेगा तो दूसरे मोटिवेट होंगे कि मैं भी अच्छा करूं ताकि मेरा भी मौका बने। ठीक है, तो ये समझ के चलें कि गेमिफिकेशन हुआ हुआ है हर चीज का। तो ओरिजिनल गेमिफिकेशन में इस तरह सहमत नहीं हूं कि वो कहते हैं कि हम गेमिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक चीज नहीं है और हम दे रहे हैं। बट मैं बिलीव करता हूं कि गेमिफिकेशन ऑलरेडी ही है हर सिस्टम में, तो हमें उसको सिर्फ इंप्रूव करना है कि कहां गड़बड़ हो रहा है। जैसे आर्मी है, उसका गेमिफिकेशन का अलग तरीके है, क्योंकि आर्मी में क्या होता है, आपने जिंदगी से खेलना है, तो जिंदगी से खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए आपके मेडल्स रखे गए ताकि आप हर बार शिद्दत से काम करो, आपको मेडल मिले। वो मेडल हैं, कितने मेडल किसके लगे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्मी ने भी गेमिफाई करा हुआ है ताकि स्ट्रेस के इक्विवेलेंट में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स हैं या अचीवमेंट्स हैं जो अर्जित कर सकें। यानी कि वो जहां पे भी जाते हैं एक पोस्टिंग में हर एक का एक कलर भी ऐड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हर एक को अचीवमेंट कुछ ना कुछ मिल रही है, हर पोस्टिंग पे कुछ मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत ग्रेट कुछ काम करो तभी मिलेगा, सो आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती रहती हैं। सो गेम की तरह उसको डिजाइन किया गया है। रिलीजन एक बड़ा प्यारा गेम डिजाइन किया गया है। सो उसमें फॉर एग्जांपल संडे मास पे आना है या किसी मंगलवार को मंदिर में आना है, तो उन्होंने मतलब एक डे फिक्स कर दिया कि अगर आप रेगुलर नहीं हो तो वो डे पे आओगे, जो रेगुलर लोग हैं वो रोज आते हैं। सो कुछ ना कुछ, और जो बिल्कुल इरेगुलर लोग हैं वो त्योहार पे आ जाते हैं। फिर जो सबसे गए गुजरे लेवल पे रहेंगे वो एटलीस्ट अपने लिए कुछ मांगने आ जाते हैं कभी, अगर कभी भी नहीं आए अदरवाइज। सो गेमिफाइड है। तो उन्होंने कहा कि भाई हर एक, तो जो ज्यादा जा रहे हैं उनको फीलिंग आती है कि उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहे हैं, दर्शन उनको मिल रहे हैं, दूसरों को नहीं मिल रहे वगैरह वगैरह। तो दर्शन के भी टाइम रखे जाते हैं कि भाई इस टाइम पे हम आरती करेंगे, इस टाइम पे दर्शन होंगे, तो मतलब आपको लगता है आपको बेहतर फीलिंग आ रही है या बेहतर एक रिवॉर्ड मिल रहा है अगर आप उससे एडियर कर रहे हो। सो हमें फीलिंग आती है कि भगवान हमें एंडोर्स कर रहा है जब भी हम जाते हैं दर्शन के लिए। करेंसी बहुत बड़ा गेमिफिकेशन मेथड था, क्योंकि वो स्टोरेज करता था आपके काम की।
तो सबसे पहला गेमिफिकेशन की तरह भी समझ सकते हो कि वैल्यू को स्टोर कर सकते थे और वो वैल्यू ही आपको स्टेटस दे रही थी। तो करेंसी वाज अगेन गेमिफिकेशन। मैंने इसलिए कवर किया है ताकि हमें समझ आए कि गेमिफिकेशन हर जगह है। मैरिज इज अ गेम, इसमें मैं थोड़ा फन कमेंट भी रखा है, वेयर यू कैन स्टोर ए ह्यूमन फॉर परमानेंट यूज बाय गिविंग अप द फ्रीडम टू मेट विद एनीबॉडी एल्स। सो गेमिफिकेशन हर जगह है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स सबसे गेमिफाइड एनवायरनमेंट है, जिसमें कई बार लोग फंसा हुआ भी फील करते हैं, क्योंकि वॉलंटरीनेस का फैक्टर ऑलमोस्ट मिसिंग हो जाता है। देन अब हम आते हैं गेमिफिकेशन के एलिमेंट्स पे। बैजेस क्या है? तो डेमोक्रेसी ने भी किंगडम को गेमिफाई किया था। बस ये ध्यान रखिए कि जब काम को गेमिफाई करेंगे तो हो सकता है ह्यूमन का इंटेलिजेंस हर्ट हो, तो थोड़ा समझ के करिएगा, या अगर ट्रायल सही नहीं जा रहा है तो उसको सस्पेंड कर लेना, ट्रायल को, फिर नया ट्रायल करना। बिकॉज जरूरी नहीं हर बार वैसे काम करें जैसे आपने इमेजिन किया है, बिकॉज इमोशन भी हर्ट होते हैं, तो वो देखते हुए करना है, थोड़ा करके ट्राई करके देखना है। अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो आप दूसरी तरह से करो। ये तो खैर मैंने एक वर्ड याद किया था, न्यू रियलिटी, बिकॉज आई बिलीव कि गेमिफिकेशन ऑलरेडी है, सिर्फ है कि वो अपने ओरिजिनल चार्म से दूर जाता है जैसे ही हमारा सोसाइटी बदलती है, तो हमें कंटिन्यूअसली उसको बदलना है। तो मैं इसको न्यू रियलिटी बोलता हूँ कि रियलिटी को रिस्ट्रक्चर करते रहना है, ना कि एक नया कुछ सिस्टम ओढ़ना है उसके ऊपर। ये तो न्यू रियलिटी का कुछ पॉइंट्स हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम वापस आके डिस्कस करेंगे। ये केस स्टडी मैंने अब मेरे पास दो चॉइस हैं, एक तो केस स्टडी है और एक है जो मैं फन एग्जांपल्स यूज करना चाह रहा था। तो मैं जरा देख रहा हूं कि मैं फन एग्जांपल पे पहले जाता हूं, केस स्टडी पे बाद में आएंगे। ये केस स्टडीज, कौन सी स्लाइड पे हम पहुंच गए? एक सेकेंड। हाँ जी, अब वापस। ये मेटाफोरिकल एग्जांपल्स हैं, इसको बहुत सीरियस उसमें नहीं लेना, इसलिए मैंने इसका नाम ही डमी केस स्टडीज लिखा है। ये सिर्फ एक इनसाइट दे रहे हैं कि कहाँ फेल हो सकती है गेमिफिकेशन। तो आप देखिए, आप मेटाफर्स के थ्रू अगर देख रहे हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जहां पे ये हुआ है। और ऑफ कोर्स एक स्टैट्यूटरी वार्निंग कि किसी रेस, रिलीजन, सोशल स्टेटस का मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश है, सिर्फ मेरे अपने रेपुटेशन का मजाक उड़ाने की कोशिश है। तो गेमीफायर को गेम करना, तो जैसे एज ए टीचर आप गेमीफायर हो और आपको भी गेमीफाई किया जाएगा। ये देखिए कि एक आया जी शॉर्ट फॉर्म है, इसको है, तो हमारे पास आपके कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं। तो अपन देखते हैं अपना पे चेक, अच्छा मेरी इतनी पे है बस, तो आप विजुअलाइज करते हैं जैकपॉट कि यार बॉस अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो मेरे को कुछ तो भी मेजर रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो ओके बोलते हैं। तो फिर आपको पूछा जाता है क्या आपने हर बच्चे को क्लास में, आपने क्लास ली 60 बच्चों की, क्या विजुअली हर बच्चे को आइडेंटिफाई किया था इस क्लास में? यानी कि अगर 50 बच्चे हैं तो उनको विजुअली हमने चेक किया था कि 50 को पहचानता हूं मैं। फिर अगला क्वेश्चन आया, डिड यू प्रेज एटलीस्ट वन स्टूडेंट ड्यूरिंग द लेक्चर? कहते हो हाँ किया था एक। फिर क्या आप बता सकते हो कि आपने उस बच्चे को क्या बोला था?
डू वी हैव द परमिशन टू कंफर्म विद द स्टूडेंट? तो अब आपको लगता है यार बॉस ये कुछ टाइट हो रहा है, ये मेरे को मैनेज किया जा रहा है। जैसे आया कि आपने बच्चे को, आपने कहा कि मैंने बच्चे को कहा था कि यार तूने बहुत अच्छी असाइनमेंट करी है, तो फिर अगला फॉर्म में क्वेश्चन है कि हमारे पास परमिशन है कि हम उस बच्चे से पूछ लें कि आपने ये कहा था कि नहीं। फिर कंटिन्यूड है वही वाला, क्या वो स्टूडेंट आपके अगली क्लास में आया था? आप कहते हो यार मेरे को याद थोड़ी रहता है ये सब। प्लीज कंफर्म दैट द स्टूडेंट इज नॉट रिलेटेड टू यू। बोलते यार अब एग्जिट मारना पड़ेगा इस प्रोग्राम से, तो ज्यादा होता जा रहा है इधर से उधर। उस समय जैसे आपने बोला कि मैं एग्जिट कर जाऊं, तो फिर बोलते हैं आर यू श्योर, रिवॉर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फिर आप उस गेम को छोड़ देते हो। इस तरह होता है कि धीरे धीरे हम अपना ही काम से, कार्य से विमुख हो जाते हैं, कि जब उसका बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होने लगता है। यही गेमिफिकेशन है कि माइक्रो मैनेजमेंट तक ना जाया जाए। एक फन एग्जाम्पल था क्लासरूम को समझने के लिए, कोई इसमें क्वेश्चंस में अगला एग्जाम्पल पे फिर जाऊंगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये ईंट का भट्टे का एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं जब ये प्रेजेंट कर रहा होता हूँ ना, मुझे वो चैट बॉक्स नहीं दिखता। ओके सर। तो ईंट के भट्टे में लोग काम कर रहे हैं, साइलेंटली ईंटें हटा रहे थे, मजे में जिंदगी गुजर रही थी उनकी। जैसे भी उनको ऐसी जिंदगी में कोई आपत्ति नहीं है, दे आर हैप्पी डूइंग इट। अब इसके बीच में एक गेमिफायर एक्सपर्ट आ गया हमारे जैसा, वो अंदर घुस गया वर्कर्स में कि यार मैं चल इनका एक्टिविटी में फंड डालूंगा। लो जी, ये एक और कंट्री के वर्कर्स हैं, ब्रिक मेकर्स ही हैं, लेकिन थोड़े कपड़े अलग तरह के पहने, अंग्रेज हैं ये। तो ये अब जूम पे देख रहे हैं हमारे इस वार्तालाप को, यानी कि आप उस भट्टे पे गए हो काम करवाने, तो वो देख रहे हैं यार ये क्या करेगा। अब आप गए ईंटों के भट्टे पे, तो वहां कॉन्ट्रैक्टर मिला, तो वो कहता है यार कि मैं इस सारे को गेमिफाई कर दूंगा बॉस, ये बेहतर करना है मुझे। मेरे को उसने बुला लिया एज एन एक्सपर्ट, तो मैं एज एक्सपर्ट आया, कुछ सफेद सा कोट पहन के, और कुछ कुछ ब्रिक्स के बारे में अपनी नॉलेज दर्शा दी कि मेरे को ब्रिक्स के बारे में सब कुछ पता है, इन वर्कर को कुछ नहीं पता, जैसा होता है हमेशा। और लेफ्ट में हमारे पास एक स्टॉक फोटो है जो इजिप्ट में ब्रिक मेकिंग को दिखा रहा है, जस्ट फॉर फन। सो मैंने ये पिक्चर्स दिखाई उसको, मैंने कहा मैंने इजिप्ट की भी स्टडी करी हुई है, और ये मैं खुद भी ब्रिक बना के देखा, मेरे को बहुत कुछ मालूम है, मैं इनको सिखा दूंगा सब। तो ये मैंने इमेजिन किया था जब मैं गेमिफाई होऊंगा, कि मैं पूरे आराम से ऐश से अपने डुबकी मारूंगा हरे नोटों में। तो वहां पहुंचा मैं, अब उन्होंने मेरे को दे दिया प्रोजेक्ट, वहां पहुंचा, ये सारे लोग मेरे को देख रहे हैं बैठे हुए कि यार भैया एक और बंदा आ गया। ये लड़की बेचारी छोटी सी है, तो इसने पहली बार, पहले गेमिफायर कोई देखा नहीं, गेमिफिकेशन एक्सपर्ट, तो स्माइल कर रही है कि अंकल आए हैं, कुछ ना कुछ मजा आएगा। जबकि बच्चे वो लोग पहले देख चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, तो वो उनका, और ऐसे ही होता है जब हम गेमिफाई करने जाते हैं या ऑफिस में भी कुछ ऐसा होता है, तो जो तो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ऐसे देखते हैं कि भाई अब क्या कर लोगे, पहले भी बस बहुत बार कोशिशें हुई हैं। और जो यंगस्टर है वो थोड़ा एंथुजियास्टिक होता है। अब सबसे पहले मैंने गेमिफिकेशन किया कि यार जो एक बारी सर में सबसे ज्यादा ईंटें उठाएगा उसको मिस्टर ब्रिकर बोलेंगे। तो जी वाह, ऐसे टाइटल मिलेंगे। और जो सबसे पहले 50 ईंटें उठा लेगा तो उसको बोनस मिलेगा। फिर मैं बोलता हूं कुछ ईंटों के अंदर नगेट्स हैं, सोने के सिक्के हैं, व्हाटएवर। सो जितने नगेट वाली ईंटें इकट्ठी करोगे उतने पीनट्स मिलेंगे एंड में। ये थोड़ा पन है, मिलता है तो बहुत कम है। सो ये गेमिफिकेशन एक्सपर्ट ने बोला। फिर
गेमिफिकेशन एक्सपर्ट कहता है यार बॉस, अगर कोई 2 बंदे मिल के ईंटें उठाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी तक जो कोलैबोरेट कर रहे थे, हमने पहले पिक्चर में देखा था, लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, नीचे से एक फेंक रहा था, ऊपर एक उठा रहा था, ईंटें मिलकर कर रहे थे काम। अब सडनली गेमिफिकेशन एक्सपर्ट ने बोला सबको अकेले अकेले करना होगा, नहीं तो मैं नाप नहीं पाऊंगा। तो अच्छी खासी टीम को उसने तोड़ दिया। और हर बंदा देखो अब तकलीफ में उठा रहा है तो बहुत भारी पड़ रहा है उसको, और उसने टेक्निक्स दे दी कैसे उठाएंगे, ये डंडे बांध के एंड ऑल। सो पहले वो इस तरह से ईंटें अरेंज कर रहे थे। अब देख रहे हो कोई टूटी भी हैं, कुछ हैं, लेकिन उन्होंने पैटर्न बना लेने खूबसूरत से। और ये अब है उनकी शक्ल। ईंटें तो जमी हुई हैं, लेकिन फन चला गया सारा। और ये लीडर बोर्ड है। एक बंदा ऊपर लीडर बोर्ड में बैठा हुआ है और नीचे वाले कह रहे हैं हम बोर्ड हैं यार, इस बात से क्या चल रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। 3 एग्जाम्पल मैंने बनाए थे, ये तीसरा है। स्टेयर केस गेमिफाई, यूजेज ऑफ स्टेयर केस बेसिकली। तो घर में खाली ये स्टेयर केस यूजेज मेरे घर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरी बीवी बैठ जाती है उस पर कभी, तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा स्टेयर केस का। तो गेमिफिकेशन ऐसी होता है ना, हमें बोला जाता है यार कि यार स्टेयर केस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको इस्तेमाल बढ़ाया जाए। ऐसे ऐसे कई बार एक्टिविटी आती है गेमिफाई होने के लिए। मतलब कोई एक नॉन यूजफुल या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कई बार गेमिफाई करने आ जाते हैं, बिकॉज उनको सर्टेन पॉइंट्स का जरूरत होती है, सर्टेन उनको रिपोर्ट्स बनानी है। तो उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई, ऐसा होना चाहिए स्टेयर केस, मतलब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं बार बार। तो ROI बोलता है कि मुझे गेमिफाई करना चाहिए। ये भी मैं हूं गेमिफिकेशन एक्सपर्ट। तो पूरा नाप तोल के स्टेयर्स को गेमिफिकेशन एक्सपर्ट ने बड़ा कुछ हिसाब किताब लगाया और उसने 3 सॉल्यूशन बनाए। पहला इन्वेस्टेड प्रिंसिपल, वो कहता है लर्निंग कर्व मेथड है, कि लर्निंग कर्व यानी कि जितना टफ होगा स्टेयरकेस में चढ़ना, उतना बंदा इन्वेस्टेड होगा, उतना बार बार चढ़ने का दिल करेगा जब उसने सीख लिया चढ़ना। तो उसने ऐसा स्टेयरकेस बना दिया कि साइड में कोई बार नहीं है, चढ़ना मुश्किल है, कोई कहीं ऊंची सीढ़ी है, कहीं नीची सीढ़ी है, चढ़ जाओ भैया, चढ़ के दिखाओ। तो उसको लगता है इससे लोग इंस्पायर भी होंगे, और जब वो मेहनत करके सीखेंगे तो उनका दिल करेगा बार बार स्टेयरकेस पे चढ़ने का। फिर ज्वाइन चैलेंज प्रिंसिपल, कि चैलेंज ही ऐसा होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि पहले तो समझ ही नहीं आएगा देख के कि यार ये क्या चक्कर है, ये स्टेयरकेस है, तो ये स्टेयरकेस किसी ने बनाया आड़ी टेढ़े सब लगा के, ताकि आप ऊपर चढ़ना आपके लिए चैलेंज बन जाए। तीसरा एक्सपर्ट, कि जो भी पुराना है वो बकवास था। एनीथिंग पुराना चल रहा है कोई नहीं बात, मैं इससे बेहतर करूंगा, पुराना सब बकवास होता है। तो ये बंदा वही है कि अब नया ही लाना इसका उत्तर है। तो 3 तरह के एक्सपर्ट। अब स्टेयरकेस लॉन्च हुआ इस सारी गेमिफिकेशन के बाद, बड़े लोग फोटो वोटो खींचने आए कि जी ये स्टेयरकेस रीलॉन्च हो गया। अब मेरे पिताजी उस स्टेयरकेस पे बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे, लेकिन चढ़ रहे हैं। मैं बोला क्यों? कहते हैं देखो बेटा, इस स्टेयरकेस से तुम्हारे बेडरूम का रास्ता जाता है, मेरा बेडरूम नीचे है, मेरे को ऊपर चढ़ के आने की कोई जरूरत नहीं है, बट लेकिन तुमने इतनी मेहनत करी, गेमिफाई किया है, मैं सिर्फ नजर मारने आया हूं। मतलब पूरे मुद्दे के कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार गेमिफिकेशन करके हम जो हासिल कर रहे हैं उसकी जरूरत भी नहीं हो, उन बुजुर्ग को ऊपर आने की जरूरत नहीं है, इसलिए यूज नहीं कर रहे। तो कई बार लगेगा कि मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, बट स्टेयरकेस होता है जब हम कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ने की बात करते हैं, ये उसका एक्चुअली सिर्फ एक लाइक सरकास्टिक कंपैरिजन है। हर आदमी नहीं चढ़ना चाह रहा उस लैडर पे, लेकिन कई बार चढ़ाने पे मजबूर करेंगे कि भाई चढ़ो। तो काम को एंजॉय कराने पे गेमिफिकेशन होना चाहिए लिमिटेड, वो है केसेस। अब आई थिंक
लेट अस टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड अंडरस्टैंड, जो समझ में आ रहा है उस पर डिस्कशन करें। जी, तो अब जो जो आए हैं वहां पे कमेंट्स, उस पर डिस्कस करता हूं। ऑब्लिगेटरी डेफिनेटली रिपल्सिव होता है, बिल्कुल सही आपने बोला। तो बहुत मेहनत लगती है गेमिफाई करने में, और गेमिफाई करते हुए बड़ा ध्यान भी रखना है कि जैसे ही गेमिफाई किया, 4 लोग रिवॉर्ड हुए, तो बचे हुए लोगों का मोरल कैसे आप रखना है या उनको एंगेज रखना है। गेमिफाइड लोगों को इतना बेनिफिट नहीं दे देना इतना सारा कि दूसरे लोग कहें यार ये तो मतलब मजा ही खत्म हो गया इस चीज का। सो गेमिफिकेशन ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन से इंटरफेयर भी करता है, और कई बार कोलैबोरेटिव गेमिफिकेशन भी हो सकता है। बट वही है कि अपने हिसाब से हमें, जैसे हमने वो ईंट के भट्टे वाले में देखा कि कोलैबोरेशन में जो इंटरफेरेंस था, तो कैसे अवॉइड करना है वो पहले से सोचना है। हम ये नहीं कह सकते हमने करा उसके बाद हमने विचार किया। जी बिल्कुल रघुवीर जी, अच्छा आपका प्रश्न है। बिकॉज क्या हुआ है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ कर दिया है जिसके कारण जो खेल ऑलरेडी खराब हो गया है। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हुए इस तरह के रैंकिंग रूंकिंग देने वाले बॉडीज हैं, जिसके कारण भी चक्कर पड़ जाता है कि जब रैंक के चक्कर में हम पढ़ते हैं तो हम खेल को गलत ही दिशा में मोड़ देते हैं। मतलब जैसे रिसर्च का फन चला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने बच्चों को ज्यादा फेल करते हैं तो नेगेटिव काउंट हो रहा है इन सर्टन रैंकिंग्स, जबकि उसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। जब आप जानते हो कि कहीं पर बच्चे जो सब्जेक्ट को नहीं उन्होंने ध्यान से पढ़ा है, तो उस केस में ज्यादा बच्चे फेल होने होंगे। और एज लॉन्ग एज आपने बच्चों को ठीक तरह से गाइड किया हुआ, बच्चों को भी उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन सिस्टम को परेशानी है कि ज्यादा फेल हो रहे हैं, मतलब आपने ठीक से नहीं पढ़ाया है। जबकि ये बात नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत सच्चे दिल से मार्किंग करी है, इसलिए फेल हो रहे हैं। तो ये चीज कई बार वो उनकी तरफ से उन्होंने मार्किंग सिस्टम वो जो बनाए रैंकिंग के लिए, वो भी गेमिफिकेशन है। वो गेमिफिकेशन आप पे भारी पड़ रहा है। तो सिलेबस को अब गेमिफाई फन लेवल पे करना बेहतर है। लेकिन अब एक दो एग्जांपल मैं सिलेबस के गेमिफिकेशन के दे सकता हूं। एक तो है जो मैंने इंप्लीमेंट ही किया है पूरा, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। मेरे पास टाइम कितना है? आई थिंक अभी 20-25 मिनट है। तो एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। 12:45 जी जी, तो एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जो मैंने गेमिफिकेशन का इस्तेमाल किया, और सच बोलूं तो अभी पायलट लेवल पे हूं। मेरे को 25 साल लग गए, उसमें से तकरीबन 10-12 साल से रिसर्च अलग अलग तरह से चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं छोटे छोटे, फिर भी पायलट ही हूं। मेजर लेवल पे अभी नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि बहुत चीजें फाइन ट्यून हो रही हैं। पर ऑफ कोर्स जैसे से एजुकेशन सिस्टम, जितने फॉर्मल में करूंगा एक्सपेरिमेंट उतना मुश्किल हो जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में मैंने किया है। लेकिन कई बार होगा कि आप गेमिफाई करना चाह रहे हो, लेकिन कई बार सपोर्ट नहीं मिलेगा ऊपर से भी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, चलो कि सपोज आपके पास एक 3 साल की डिग्री है, एक 4 साल की डिग्री है, और आप गेमिफाई करते हो कि 3 साल की डिग्री 4 साल की डिग्री का शुरू का करिकुलम सेम रखें, और उसके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करें कौन 3 साल वाले में जाएगा, कौन 4 साल वाले में जाएगा। जी आई थिंक गलती से हो गया उनको ऑन। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहना चाह रही है कि गेमिफिकेशन रखो, आप एग्जिट ऑप्शंस दो, डिप्लोमा दो, पहले सर्टिफिकेट कोर्स दे दो, डिप्लोमा दे दो, और फिर डिग्री दे दो। सही है, थोड़ा सा गेमिफिकेशन पॉसिबल है कि आप इसको वहां तक ले जा सकते हो जहां बच्चे को बोलो कि बेटा अगर तुम्हारा इस फील्ड में कुछ नहीं बन रहा तो 1 साल बाद इसको एग्जिट करो, ये क्रेडिट तुम दूसरे कोर्स में यूज कर लो, इस हद तक काउंट हो जाएंगे, उसमें शिफ्ट हो जाना। सो उसको गेमिफाई भी कर सकते हो कि पॉइंट्स लेने का, जो इसी में रहने के लिए पॉइंट लेने का उसका दिल भी करे। या आप ये कह सकते हो कि जो बच्चे कोर्स वर्क को 50% टाइम में खत्म कर रहे हैं, उनको हम अगले लेवल के लिए यानी कि एक्सपर्ट से मुलाकात भी कराएंगे, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो सिखाया जा रहा है। सपोज आप मीडिया का काम सिखा रहे हो, तो आप कहोगे कि कुछ देर आपको किसी मीडिया हाउस में काम करने को मिलेगा अगर आपने कोर्स जल्दी खत्म कर लिया।
सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इंटर्नशिप है, आप कहो कि कोर्स जितनी जल्दी जिसका खत्म होगा वो उतनी जल्दी कहीं काम पे भी जा सकता है, उतने 1-2 महीने काम कर सकेगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ये करने, तो आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि इसको किस तरह करा जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब मैं एक एक्चुअल एग्जांपल बताता हूं जहां ऑफ कोर्स स्किल जो है इंस्टीट्यूट इसको गेमिफाई किया। तो क्या क्या किया? सबसे पहले पेन पॉइंट्स लिखे हर एक स्टेक होल्डर के। तो ऑफ कोर्स लर्नर के पेन पॉइंट तो बहुत इजी हैं कि लर्नर कहता है कि कस्टमाइज करने की कोई जगह नहीं है, मैं अगर कभी भी उसकी विश लिस्ट है, सॉरी पेन पॉइंट है, इनफ्लेक्सिबल होता है, कोर्स एक लीनियर कोर्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये 6 सब्जेक्ट लेने हैं, इस सीक्वेंस में लेने हैं वगैरह वगैरह, इसमें कोई अपग्रेड नहीं कर सकते। सपोज एक सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है तो उसको ज्यादा पढ़ लें, ऐसा भी नहीं होता। लेंथ भी फिक्स्ड है कि एक 3 साल की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, 4 साल की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, लेंथ फिक्स्ड है। और पहले कमिट करना, ये सबसे खतरनाक है। ये मतलब हम सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन इमेजिन कीजिए एक यूनिवर्सिटी में बच्चा आया, गेट पे खड़ा है, उसको सबसे पहला क्या पूछा जाता है? कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना है। क्या ये ऐसा हो सकता है उसको बोला जाए, ये मतलब मुश्किल है ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको बोले कि बेटा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना शुरू कर ले, और फिर आगे जाके डिसाइड करेंगे कौन सी डिग्री तूने लेनी है, तुम डिसाइड करना। तो बस तुझे ये देखना है कि वो सब्जेक्ट्स का सेट हमने बनाया 20 का, तो उसमें से जो भी 5 तू लेगा उसके बेस पे कुछ ना कुछ अपग्रेड है पॉसिबल। यू कैन टेक एनी 5 एंड वी विल सी हाउ वी कैन लिंक दैट अप। तो क्योंकि असली मुश्किल बेचारे की होती है कि वो ट्रायल ही नहीं कर पा रहा है। जैसे लॉ में जा रहा है तो उसको पता ही नहीं वो लॉयर बनने टाइप का है कि नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो चाहता नहीं कि इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेरिमेंट विल कॉस्ट हिम हिज करियर। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको पता है कि वो 1 साल पीछे हो जाएगा। तो क्या एक्सपेरिमेंट को अंदर ले आए सिस्टम के, कि पहले 6 महीने एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर दें बची हुई। तो पहले एक्सपेरिमेंटली सब्जेक्ट पढ़े अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उससे बच्चे की जिंदगी आसान हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स वी कैन हैव ए मेरिट बेस्ड सिस्टम जहां वो अप्लाई बाद में करेगा एंड ही हैज टू हैव मेरिट इन दोस सब्जेक्ट्स टू गेट इनटू दैट। तो अगर वो कहे मेरे को जाना मीडिया में है लेकिन मीडिया का पेपर मेरा फेल हो गया, तो भैया फिर नहीं होगा। सो यू हैव टू अचीव एटलीस्ट इन दोस सब्जेक्ट जिसमें जाना है तुमने। तो विच मींस 5 सब्जेक्ट लिए, उनमें से एटलीस्ट 3 पास होने हैं, वो 3 वालों में ही आगे बढ़ सकते हो, किसी में 5 में, मतलब जो फेल हुए उनमें नहीं बढ़ पाओगे। सो चॉइसेस इलेक्टिव्स चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ उसकी विश लिस्ट भी होती है। ये हर चीज ऐसे नहीं है, ये तो पेन्स है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन विश लिस्ट होती है। क्या मैं कभी भी छोड़ सकता हूं? क्या मैं बाद में फैसले ले सकता हूं? क्या बिना फिक्स ड्यूरेशन की डिग्रियां हो सकती हैं? कि मतलब मैं डिग्री को, मैं बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, मैं डिग्री को 3 की जगह 4 या 5 साल तक ले जा सकता हूं? अनलिमिटेड इलेक्टिव ले सकता हूं? मेरे को बहुत शौक है एक्स्ट्रा चीजें सीखने का, क्या मैं कस्टमाइज कर सकता हूं कोर्स को कुछ हद तक? 2-4 सब्जेक्ट ड्रॉप कर लूं, 2-4 ऐड कर लूं उसकी जगह, ऑफ कोर्स ये है। लेकिन ये तो चलो बच्चे के पेन पॉइंट है जो कुछ हद तक हमें पता है। इंस्टीट्यूशन का क्या पेन पॉइंट होता है? इंस्टीट्यूट कहती है कि यार एक तो ऑडियंस मेरी में मैच्योर इमेच्योर मिक्स आ रहे हैं, मेरे को बड़ी मुश्किल है पढ़ाना इकट्ठे, इंडस्ट्री से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। ये मेन पेन पॉइंट होते हैं हमारे। और उसकी विश लिस्ट में होता है कि अच्छे ही बच्चे मिले सिर्फ, और इंडस्ट्री अगर उनको पहले से ही बता दे कि ये अच्छे हैं तो और अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री वेटेड मिल जाए। उधर लेकिन एक बंदा है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं वो बंदा खुद की सोचे, वो होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का पेन पॉइंट सोचिए जरा। कहता है एक मेरे को एक बच्चे का आपका इंटरव्यू लेना है, बहुत मेहनत मेरी लगने वाली है। आप उसे हमने 100 बच्चा फेंक देते हो, 100 का इंटरव्यू लेता रहता है सुबह शाम। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू दैट? 5-5 मिनट में जज करना है उसने बच्चे को, जिसको आप 3-3 साल लगाते हो जज करने में। फिर उसको तकलीफ है कि कोर्स रेलेवेंट नहीं है, मैंने जो कराना है उससे रेलेवेंट भी नहीं है। तीसरी चीज जो कहता है ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, अभी जो भी बंदे मैंने लिए उनको ट्रेन करूंगा, फिर उसके बाद वो छोड़ देंगे, क्विटर्स बहुत हैं। तो मेरा तो
खर्चा ही खर्चा दिख रहा है, मुझे तो कुछ एडवांटेज पता नहीं होगा कि नहीं होगा। विश लिस्ट उसकी क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या वो आपकी मार्कशीट से सीधे सिलेक्ट कर सकता है? क्या रिलायबल है मेरी मार्कशीट? ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एम्प्लॉयर का, या विश लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि मार्कशीट को देखकर सिलेक्शन हो ऐसा बहुत रेयर होगा। जहां बंदा के एम्प्लॉयर के इंटरव्यू नहीं लेना, मुझे इस संस्था के मार्कशीट पे इतना विश्वास है कि मैं सीधे मार्कशीट से सिलेक्ट कर सकता हूं। क्या हम मार्कशीट को क्रेडिबिलिटी दे पाए कि उसमें बच्चे की असली क्वालिटी या असली लेवल जज हो पाए मार्कशीट अकेले से? तो वो मार्क्स से चूज करना चाहे, वो चाहेगा कि ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, रिक्रूटमेंट में रिस्क ना हो, ट्रेंड इंडस्ट्री के हिसाब से हो, अगर हो सके तो अगर ट्रेनिंग देनी पड़े तो ट्रेनिंग के लिए उसको अगर कॉलेज या स्टूडेंट ही पे कर दे तो फिर तो ट्रेनिंग देने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं ट्रेनिंग हमने दे दी तो ये भाग जाएंगे। तो ये मैंने पहले लिस्ट किए पॉइंट्स, फिर गोल सेट किए कुछ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, सेल्फ अवेयर बनाना है, क्रिटिक एबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू जज, लोगों को मैनेज करना सिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है, ऑनेस्टी करेज सिखाना है। तो ये चीजें हमने सिखानी है एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा नहीं कि करेज के ऊपर लेक्चर दे दें, ऑनेस्टी पे लेक्चर दे दे के सिखाएंगे, वैसा कल कुछ नहीं होने वाला है। ये गेमिफिकेशन का पार्ट होता है कि कोई एक चीज सिखाने के लिए करवाया जाए कुछ, जिससे ऑनेस्टी अपने आप आए, उसको ऑनेस्टी का रिवॉर्ड सामने आए, लेकिन ऑनेस्टी एज ए लेक्चर नहीं सिखाई जा सकती। फिर स्किल तो ऑफ कोर्स डेवलप होना ही है, लैडर्ड लर्निंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम, इंडस्ट्री रेडीनेस, तो ये पार्ट है गेमिफिकेशन इन लर्निंग के। ये स्ट्रक्चर फिर एक बनाया गया इन सारों को लेकर, इसको समझाऊंगा मैं, पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर समझाता हूं। आप अभी अज्यूम कीजिए कि नीचे जो 6 नीले चीजें क्यू में हैं वो 6 सेमेस्टर होंगे एक डिग्री के, तो ये समझ के चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्डिंग है एक, जिसको हम कोर्स कहते हैं। इसमें आप अगर देखोगे तो अरेंजमेंट बिल्कुल इसके जैसा है कि वो नीचे 6 जो दरवाजे हैं सेमेस्टर के दरवाजे हैं, एक एक सेमेस्टर बिल्डिंग के एक एक खाने में जा रहा है, जो सेमेस्टर है वो खाना। अब देखा जाए उस बिल्डिंग का एक और प्रारूप निकाला, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो वो सबसे पहले लेफ्ट में आप देखेंगे एक टीचर इंतजार में है, बच्चे आने वाले हैं, ये आ गए जी, सपोज 20 बच्चे आए, ये एग्जाम्पल मैथमेटिकली लिया है। अब आप देखोगे उसके राइट में एक और टीचर इंतजार कर रहा है सेकंड सेमेस्टर में कि मेरे पास भी अब आएंगे, और ऊपर भी एक बंदा है, उसको समझाऊंगा मैं, ये नाम पढ़ लीजिए, नीचे टीचर्स हैं, ऊपर मेंटर्स हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्री है। इन 20 में से 6 बच्चे इस लायक पाए गए कि उनको मेंटर किया जाए अगले लेवल पे, और 14 बच्चे को पाया गया कि अब अभी उस फील्ड में एटलीस्ट जो फर्स्ट सेम का फील्ड है कंसर्न, उसमें उतने लायक नहीं कि उनको मेंटर किया जाए, मतलब फर्दर, तो उनका फर्दर पोटेंशियल इसमें नहीं है, तो उनको दूसरी फील्ड में ले जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल पर्पज लेते हैं कि ग्राफिक्स सीखा था, तो फिल्म मेकिंग में 14 बच्चे पहुंच गए और 6 बच्चे ग्राफिक्स के लेवल 2 पे चले गए। वहां पे उनको मेंटर करके सिखाया जा रहा है कि वो ग्राफिक्स में और बेहतर कैसे बने। अब 3 और टीचर इंतजार में दिख रहे हैं हमें, सो तीसरी बार अब वो 6 में से 3 सिलेक्ट होके फाइनल लेवल में चले गए। इंडस्ट्री कहती है एक सेमेस्टर के लिए मेरे पास भेज दो, अभी हम इसको ट्रेन करते हैं, और कॉलेज कहता है ये रहे इनके पैसे, आप इनको ट्रेन करो, ताकि इंडस्ट्री ये ना कहे कि ये भाग जाएंगे, क्योंकि हमें वापस लेने हैं बच्चे, अभी इनका कोर्स नहीं खत्म हुआ। तो 3 ऊपर चले गए, 3 वापस सेमेस्टर 3 में चले गए, 2 स्किप हो गया उनका, क्योंकि 1 से ऊपर गए और फिर 3rd में चले गए मोशन ग्राफिक्स में। इधर 14 में 2 भाग हुए, 5 हायर लेवल पे चले गए, 9 आगे चले गए, तो 9 और 3 12। थोड़ा मैथमेटिकल है बट इसका कोर्स समझिए।
कि बच्चे किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अचीवमेंट। लाइक अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट करते हैं तो उनको ऊपर आने दिया जा रहा है, नहीं तो नहीं आने दिया जा रहा है। और ये सारा फैसला टीचर नहीं कर रहा, मार्क्स भी नहीं कर रहा, इंडस्ट्री को बोला है कि आप देख लो यार, आप बताओ। इंडस्ट्री बता रही है कौन ऊपर आना चाहिए, वो उनका काम देखती है उस सेमेस्टर का, और उसके बेसिस पे वो मार्क्स करती है, देती है और बताती है किन में पोटेंशियल है। तो अब इसमें से मैं फास्ट मूव होता हूं, इस तरह कर करके अलग अलग जगह पे बच्चे आ रहे हैं, नए सेमेस्टर्स में आते जा रहे हैं। और इसका सबसे मजेदार चीज है, अब इसको सेमेस्टर मूव भी कर सकते हो कि भैया तुम देख लो लेवल 1 के कौन से सेमेस्टर तुमने लेने हैं। तुमने कोई 6 सेमेस्टर पूरे करने हैं, तो अगर तुमने कभी भी लेवल 2 नहीं अचीव किया तो नीचे के 6, लेकिन अगर कभी भी लेवल 2 अचीव किया तो तुम चूज करोगे कौन सा सेमेस्टर लेना है, कौन सा छोड़ना है। तो फाइनली ये अगर नक्शे को वापस इंटरप्रेट करते हैं तो ये सारे रंग एक एक अलग लर्निंग पाथ दिखा रहे हैं हर बच्चे का। तो आप सोचो विद इन ए करिकुलम कितने सारे लर्निंग पाथ पॉसिबल हैं, कितने सारे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं टू डिजाइन कोर्सेज। हाँ, ये एक नॉन यूनिवर्सिटी सेटिंग का कोर्स है, यूनिवर्सिटी सेटिंग में थोड़ी मुश्किल आएगी, बट मेरे हिसाब से इतनी नहीं है। अगर विलिंग हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज विलिंग हो तो ये किया जा सकता है। तो ये एक गेमिफाइड करिकुलम है जो मैंने इंप्लीमेंट किया है, और इसमें ये सारी कंपनी असली कंपनियां हैं जो टॉप पे लिखी हुई हैं, दे आर कोऑपरेटिंग। छोटा भीम बनाता है ग्रीन गोल्ड, तो वो सिलेक्ट करके मुझे बच्चे बताता है कि कौन अच्छे हैं क्लास में एनिमेशन में। लक्ष्य डिजिटल इंडिया की टॉप कंपनी है गेम डिजाइन में, वो गेम आर्ट में कौन बच्चा अच्छा है वो मुझे बताता है। इसी तरह सब है, एक फिल्म स्टूडियो है बॉम्बे का, वो बताता है फिल्मिंग में कौन अच्छा है। ग्राफिक डिजाइन का एक टॉप स्टूडियो है आइडिया कैटलिस्ट, वो बताता है कि कौन अच्छा है। तो ये असली एग्जाम्पल है। इसको मेरे को बहुत साल लगे फाइन ट्यून करते हुए, 2020 में इसको लॉन्च किया था। और इसमें मजा ये है कि हर बच्चे को मौका पूरा मिल रहा है कि वो अपनी इंटरेस्ट की और अपनी काबिलियत की फील्ड में ही आगे बढ़ रहा है। इंटरेस्ट भी होना चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए, दोनों। जैसे मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है लेकिन मेरी काबिलियत नहीं है, मैं खेल नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब सिर्फ चाहत काफी नहीं है, काबिलियत भी दिखानी जरूरी है सेमेस्टर्स अप करने के लिए, स्किल अप करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इससे पूरे एजुकेशन की इंडस्ट्री में मतलब एक एंथुसियाज्म का इंजेक्शन आ जाता है, एंथुसियाज्म का रीजन मिल जाता है बच्चे को कि यार काम करने का कोई कारण है, कि एक इंडस्ट्री वाला मेरे को सेमेस्टर के एंड में देखने वाला है, और कुछ नहीं तो मेरे को अपनी इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूं कि मैं इंडस्ट्री वाला मेरे को रिजेक्ट नहीं करेगा बॉस। हर बच्चा ये सोचता है ना कि मैं स्मार्ट हूं, तो वो ये प्रूव करना चाहेगा कि वो स्मार्ट है। जी, आई थिंक दैट इज इनफ, बिकॉज इसके बाद तो एक वर्कशॉप है जो मैंने यूएस में करी थी, तो वो अभी रेलेवेंट नहीं हो, स्टूडेंट्स हो तो करनी होती है वो वर्कशॉप है। जी, टेल मी, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कल भी मैंने शेयर किए थे, कुछ लोगों ने लिंक्डइन में कनेक्ट भी किया ऑफ कोर्स। सो कमिंग बैक टू नाउ क्लोज द चैप्टर, सो प्लीज अगर कुछ भी आपके कमेंट्स, फीडबैक्स, whatever you feel like. जी चैतन्य जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं चैतन्य जी? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या टाइप कर सकते हैं। एंड एनी फीडबैक ऑल्सो, बिकॉज अभी आई थिंक 5-10 मिनट बचे हैं। हेलो सर। जी सर। आई एम रघुवीर चारी फ्रॉम गोवा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पणजी. I would like to ask this something about I had mentioned in the comment earlier that if the syllabus is spoiled by the management itself, they don't want to introduce anything new, then how to deal with such people who are calling themselves as management? जी ये एक्चुअली ना बिल्कुल आपने सही चीज बोल रही है। मैनेजमेंट का कई बार कोऑपरेशन नहीं मिलता, कई बार उनकी विजन अलग होती है और हम भी कई बार नहीं समझ पाएंगे उनकी विजन क्या है।
लेकिन दो ही चीजें ऐसे पॉसिबल हैं। आप मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन देकर कि आप क्या चाह रहे हो पेश कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हो डायरेक्टली तो थोड़ा ज्यादा आसान है, अगर यूनिवर्सिटी के बाहर है और कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा और मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रिजेक्ट होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर अच्छे तरह से प्रेजेंट करी जाए तो आप प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं ऐसा चाह रहा हूं। और सपोज इफ देयर इज नो कोऑपरेशन, यू फील दैट लाइक प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है, तो ऑफ कोर्स देन यू टेक दैट एक्शन प्लान टू अनदर यूनिवर्सिटी कि भाई ये मेरा एक्शन प्लान है, मेरे को, मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने की जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं हमेशा जब यूनिवर्सिटी कॉलेज को अप्रोच करता हूँ तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि बॉस नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरे कोई मकसद है। वो मकसद अगर आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं हासिल, तभी मैं रहूंगा। क्योंकि इतनी लंबी लाइफ नहीं है कि मैं उसको सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में बर्बाद कर दूं। लाइफ में हमें कोई भी मकसद अगर हासिल करना है, मकसद लेकर जाना है हमने लोगों के पास कि ये मकसद है बॉस, मेरे मकसद में अगर शामिल होना चाह रहे हो या मेरा मकसद आपका मकसद जुड़ता है तो मजा आएगा, नहीं तो भैया नौकरी लेने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, उनको दीजिए। तो एक्शन प्लान लेके आप 10 लोगों के पास जाओगे, 20 के पास जाओगे, कोई ना कोई को समझ में आएगा यार बॉस ये बंदा कुछ करना चाह रहा है। तो कौन नहीं चाहता कि कुछ करना चाहने वाला बंदा मेरे पास हो। एवरीबॉडी वांट्स मेरे पास वो बंदा हो जो कुछ करना चाह रहा है। बिकॉज डल बंदे तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो कहते हैं यार एक नौकरी दे दो, चुपचाप मैं पढ़ाता रहूंगा और बस रिटायर होके निकल जाऊंगा। Yes, exactly, sir. Yeah, you given a nice solution. Yes, presenting it to 10 people. Yes. Yeah. And whatever we want to do, we can put it up to 10 people and tell them to listen. That is the solution. Yes, one of them at least will be listening. Yeah. हो सकता है वो कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करने में देयर आर डिफिकल्टीज के AICTE का रूल, UGC का रूल और ऐसी कई चीजें बताएंगे भी। मैंने हमेशा ये किया कि मैंने कहा मेरे को रूल दिखा दो, क्योंकि मैंने पाया है कि चाहे वो AICTE हो चाहे UGC हो, रूल रेट्रोग्रेड नहीं बने हैं, बहुत प्रोग्रेसिव रूल्स हैं। तो उनको पढ़ने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैनेजमेंट को प्रपोज किया था कि मैं एग्जाम नहीं लेना चाहूंगा, फाइनल एग्जाम। तो उन्होंने बोला नहीं UGC के हिसाब से जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, डॉक्यूमेंट दिखाइए। कहते अपने आप ढूंढ लो। मैंने कोई बात नहीं, आपने बता दिया है कि ऐसा है तो मैं ढूंढ लूंगा। मैंने ढूंढा, उसमें लिखा था कि देयर हैज टू बी अ फाइनल इवैल्यूएशन या फाइनल एग्जाम व्हिच कैन बी रिटन और ओरल। तो मैंने कहा ठीक है, इंडस्ट्री आएगी, मेरे बच्चों की जूरी करेगी और मुझे नंबर दे देगी, खत्म बात, ओरल हो गया। गॉट इट? तो रूल्स के अंदर है सब अवेलेबल। तो क्या होता है, बीच में कई लोग बैठे हैं जो बहुत डरते हैं, उन्होंने रूल्स का एक ओपिनियन बनाया हुआ है और वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो आप विद डॉक्यूमेंटेशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिखाना होगा कि यहाँ है बॉस जगह। इलेक्टिव्स को UGC और AICTE बहुत प्रमोट कर रहा है, लेकिन काफी लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जबकि इलेक्टिव्स बड़ा अच्छा मौका है गेमिफाई करने का। तो आप सिलेबस को बहुत क्रिएटिवली भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना लेवल अप, तो बच्चों को बोल दिया कि यार ये सब्जेक्ट पार्ट A मिल रहा है, पार्ट A में जो लोग 80 स्कोर करेंगे उनको पार्ट B का मौका मिलेगा, यानी कि इलेक्टिव मिलेगा पार्ट B बाय चॉइस। बचे लोग विल गो टू सम अदर सब्जेक्ट कॉल्ड C, राइट? तो जो स्मार्टर लोग हैं उनको अलग करने का, इलेक्टिव्स पूरा बाय चॉइस ना देके रिस्ट्रिक्टेड चॉइस कर दो कि मार्क्स बेस्ड चॉइस है। और मार्क्स आप, मैंने जैसे किया कि एम्प्लॉयर के हाथ में दे दिए, क्योंकि कोई बच्चा कह सकता है मेरे को मार्क्स गलत दिए गए। मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयर जज कर रहा है बॉस, वो बताएगा इनमें से कौन बच्चे को लेवल 2 पे जाना चाहिए। ट्रायल्स है, कर सकते हो, और ट्रायल फेल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखते हुए। मैंने बोला है मैनेजमेंट को भी कि ट्रायल फेल होगा कोई बात नहीं, अगले साल वापस उसको समेट लेंगे, कुछ और करेंगे। प्रोग्रेस होगा ही नहीं जब ट्रायल ना हो। एक साइंटिस्ट भी तो लैब में एक्सपेरिमेंट करता है ना, हमारी तो लैब ही है बच्चे हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमारे अगर रुक गए तो फिर तो बात ही कुछ नहीं रही, फिर तो एज ए एजुकेशनिस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। मतलब जैसे सिंपल टर्म लगते हैं गेमिफिकेशन या डिजाइन थिंकिंग, ये ना मैंने सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन मेरी ये रही है, जो मैंने कई सेमिनार्स में भी बोला है कि डिजाइन थिंकिंग मुश्किल नहीं है, आइडिया तो हर एक को आएगा,
डिजाइन थिंकिंग का सबसे बड़ा एलिमेंट है करेज, कि उसके बाद क्या आप नौकरी दांव पे लगाने को तैयार हो उस आपके आइडिया के लिए। और अगर नहीं तैयार हो तो गांधी जी ने यही, जो मैंने एग्जांपल भी यूज किया था, गांधी जी का यही था कि वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे आइडिया के पीछे। ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी एक स्किल है करेज, कि उसके लिए आप सब दांव पे लगा सकते हो, कि आपको इतना विश्वास है अपने आइडिया पे। और विश्वास गलत भी साबित होता है कि हो सकता है आप उतने अच्छे, आपका आइडिया नहीं था, कोई बात नहीं, वापस आएंगे ड्राइंग बोर्ड पे। हर साइंटिस्ट 50 बार फेल होता है ना सक्सेस से पहले, तो वापस ड्राइंग बोर्ड पे आके फिर से करेंगे। तो गेमिफिकेशन में बहुत जद्दोजहद भी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि कागज पे कुछ बना दिया, बिकॉज हम ह्यूमन साइकोलॉजी से डील कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर आपकी जान से खेल रहा है, तो आप मन से खेल रहे हो, तो बहुत ध्यान से, हाँ उस एक्सपेरिमेंट में एफर्ट तो लगेगा, क्योंकि मन से खेल रहे हो तो मन को भापते रहने लगातार बच्चों के। तो बच्चों को बिल्कुल ओपन रखना है कि बेटा हल्का सा भी तकलीफ लगे तो मेरे को बताते रहना, मैं उसको मॉडिफाई करता रहूंगा, लेकिन इसको कामयाब करना अपन ने मिलके। बच्चों को उस अंदर शामिल कर लेता हूं मैं बोलता हूँ मिलके कर रहे हैं हम ये। अगर एजुकेशन में तुम कहते हो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, तो बेटा मिलके करते हैं, कुछ बदलते हैं, तुम भी साथ आ जाओ, राइट। तो सब स्टेक होल्डर को शामिल करना होता है, सिर्फ मैनेजमेंट भी नहीं। और कई बार इनफॉर्मल लेवल पे एक्सपेरिमेंट छोटा वाला कर सकते हैं, जहां बहुत स्ट्रक्चरल चेंज ना करके आपने कुछ किया इंप्लीमेंट, और फिर वो मैनेजमेंट के पास लेके गए। एग्जाम्पल जैसे मैं एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है वो आपको शेयर करता हूँ, शायद ये आखिरी होगा, मेरा वक्त पूरा होने वाला है। तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मेरे कमरे में एक डीन बैठे हुए थे, मैं एनिमेशन का डीन था और वो इंटीरियर डिजाइन के डीन। उन्होंने ज्वाइन करे हुए कुछ महीने हुए थे, एक दो। और मेरे कमरे में एक बच्चा आता है, विनीत गोयल उसका नाम है। वो बच्चा आता है, मेरे से पूछता है उनके सामने, उसको नहीं पता ये कौन है, मेरे मतलब उनके सामने मेरे से बोला कि सर ये 2 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मेरे 2 पार्ट थे ना उसके, एक इंटरनल मार्क्स और एक जूरी के मार्क्स। तो मेरे इसमें जो मार्क्स हैं इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है मैं पास हो जाऊंगा? मैंने कहा बेटा अगर एवरेज नंबर जूरी में आ गए, तुम मिडिल में हो, एवरेज नंबर जूरी में आ गए तो तुम टोटल जुड़ के पास हो जाओगे, और अदरवाइज फेल हो गए, और ज्यादा अच्छे नंबर आ गए थोड़े ज्यादा से। तो फिर वो बोलता है, तो मतलब अब ये चीज को मैं बाद में समझाऊंगा क्यों बोला उसने, लेकिन आप सुनिए वो क्या बोलता है। तो क्या आप रिकमेंड करते हो कि मैं जूरी स्किप कर दूं? मैंने बोला बेटा एज ए डीन तो मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, ये इच्छा होती है आपकी। फिर उसने कहा ठीक है मैं स्किप कर दूंगा, वो चला गया। फिर मेरे को प्रोफेसर ने बोला कि ये क्या था, ये क्या बोल गया? मैंने कहा सर मैंने क्लास के स्टार्ट में जब बच्चे आए थे तो सबसे पहले बोला था कि हमारा काम है तुम्हें इस सब्जेक्ट में बेहतर बनाना। अगर तुम्हें लगे कि तुम उतने अच्छे नहीं बने जितना तुम चाह रहे हो तो तुम फेल हो जाना, हम तुम्हें रिट्रेन कर देंगे, लेकिन जो पास हो जाएगा उसको रिट्रेन नहीं करेंगे। ये थी उसकी जड़, जो उसने कहा कि मैं फेल हो जाता हूं ताकि आप मेरे को रिट्रेन कर दो। तो हमने क्या रखा है कि रीअपियर से पहले रिट्रेन होगा। ये एक और नया इजाद था कि यार कोई बंदा जो खुद से, मतलब मेरे पढ़ाने से पास नहीं हुआ, वो अपने आप से रीअपियर दे दे के कैसे पास होगा? मतलब मुझे तो रीअपियर बहुत अजीब चीज लगती है। कैसे रीअपियर कर लेगा वो आदमी जिसको मैं मेहनत करता रहा और नहीं हुआ उससे? तो मुझे मेहनत का मौका फिर से मिलना चाहिए विद दोस फ्यू स्टूडेंट्स जो रीअपियर में पास, मतलब रीअपियर की तरफ जा रहे हैं। रीअपियर से पहले उनको फिर से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पास हो जाएगा वो। और अगर ऐसे ही पास हो जाएगा तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ क्लास में, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? मतलब थोड़ा गंभीर मुद्दे की बात कर रहा हूं। सो पॉसिबिलिटीज, मतलब एक बच्चा खुद आके अपने आप को फेल करना चाहे, मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था, ऑल्दो मैंने बच्चों को बताया हुआ था, लेकिन उस डीन ने जब देखा, कहता सर मेरे को पूरा सिस्टम सिखाओ, मेरे को तो यही करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में शायद फिर कभी नहीं होगा ये, जिस जो हुआ मेरे सामने घटित, ये फिर नहीं होने वाला। ये कुछ ना कुछ अलग चीज है, इसको मेरे को सीखना है, समझना और करना ही है। और ये आसान नहीं होता सर, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना
कि मतलब मैनेजमेंट के पास कैसे करें उसको, क्योंकि मतलब वो डीन इजीली नहीं कर पाए उस चीज को, रेजिस्टेंस बहुत आता है सिस्टम में। यू हैव टू बी वेरी क्लियर आप क्या करना चाह रहे हो, और वेरी क्लियर इन प्रेजेंटिंग। मैंने स्टेक होल्डर लाए हैं, मतलब जैसे एनिमेशन में एक चीज इंट्रोड्यूस, जब एग्जाम वाली बात की बात करूं तो एग्जाम वाला मुद्दा काफी सीरियस हो गया था कि लेना ही लेना है एग्जाम, रिटन एग्जाम ही लेना है, ऐसा भी आया था। तो मैंने दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट ऑन एनिमेशन है डॉक्टर पॉल वेल्स, ये यूके की यूनिवर्सिटी में, लाबोरो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छी किताबें इनकी हैं। मैंने खैर दुनिया के 50 लोगों को मेल किए, मैसेजेस किए, उनमें से डॉक्टर पॉल वेल्स भी थे। उनका जवाब आया that animation as a subject is does not like afford a judgment like an exam system। पर बड़ा प्यारा वर्डेड, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है बट इस तरह कुछ उन्होंने लिख दिया। मैंने उठा के अपनी मैनेजमेंट को भेज दिया कि डॉक्टर पॉल वेल्स ये कहते हैं। वहां से फिर पूरा साथ मेरे को मिला मैनेजमेंट का। मैंने उनको समझाया डॉक्टर पॉल वेल्स कौन है, उनकी किताबें, मतलब प्रेजेंटेशन पूरी बनाई कि हु इज डॉक्टर पॉल वेल्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट लिसन टू हिम, एंड देन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट चेंज देयर स्टैंस। तो थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन मेरे को तो मजा आता है इसमें बड़ा। एक खेल की तरह है ये, मेहनत भी एक खेल की तरह है कि भैया जैसे लॉयर को अपना केस तैयार करना होता है, तो मैं अपना केस तैयार करता हूं पूरी तरह से, ताकि उनको क्लियरली समझ आए कि क्यों ये चेंज उनके भी फायदे में है, मैनेजमेंट के भी फायदे में है। तो बदलाव को जस्टिफाई करना होता है। राइट जी, आई होप दैट आंसर्स यू एंड इट गिव्स आइडियाज टू एवरीबॉडी। ठीक है जी, शुड वी टेक द ब्रेक? हो गया लेक्चर या कुछ और पूछना कहना चाहेंगे? Participants, if you have any queries, please ask. फीडबैक लिंक आपके सामने आया, उस पर कमेंट भी कीजिए और मेरे से भी जरूर शेयर कीजिएगा फीडबैक। आई रियली लव टू नो, मैं जहां गलत जाता हूं, जो मेरा कमेंट किसी को हर्ट करता है। हेलो सर, मैं भी सीखना चाहूंगा। I have one question. जी जी, Am I audible sir? Manisha जी, from Gujarat. बिल्कुल जी। सर आपने जैसे बात की गेमिफिकेशन से, काफ़ी सारे अच्छे एग्जांपल्स भी आपने दिए। हम लोग इंजीनियरिंग के बहुत भारी भरकम में से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जी, हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है, तो ऐसी सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में जहाँ पे कॉन्सेप्ट का बहुत मायने रखता है, अगर उनके कॉन्सेप्ट गलत हो गए तो डिजाइन भी गलत हो गया, सब कुछ। तो ऐसी जगह हमें ये गेमिफिकेशन वाला आइडिया कहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पहली चीज, अभी 2 अलग-अलग सवाल हैं वैसे, लेकिन मतलब गेमिफिकेशन से उसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है कि क्या इसकी प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन, मतलब हमें लगता है कॉन्सेप्ट वाली चीज की प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन से ज्यादा उसके कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन होनी चाहिए। एक ये सवाल है शायद, है ना? और दूसरा सवाल है कि उसको गेमिफाई करेंगे नहीं। ये दोनों सवाल इकट्ठे जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हमारी यूनिवर्सिटी में भी डिस्कशंस हुए और मैं उसका पार्ट भी था कई बार। तो और मेरा एक मानना था, जो अगेन मैंने अपनी एग्जाम वाली प्रेजेंटेशन, जब एग्जाम वाली बात चली थी तो मैंने उस प्रेजेंटेशन में सब कुछ डाला था ये। तो उसमें से स्टार्ट मैंने की थी प्रेजेंटेशन विद ए कमेंट कोट जो मैंने लिखा है, दैट आई डू नॉट बिलीव इन थ्योरी दैट कैन नॉट बी पुट इन प्रैक्टिस और विच कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्रैक्टिस। तो अगर थ्योरी है तो मुझे उसको प्रैक्टिस में देखना है, ना कि वर्बली देखना है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे एक बड़े जाने माने कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले, तो वो क्रिकेट की बॉल तो नहीं फेस करते, लेकिन वो बताते हैं कि इस आदमी ने गलत खेला, इसने गलत खेला वगैरह। तो क्या मैं कमेंटेटर तैयार करना चाह रहा हूं या प्लेयर तैयार करना चाह रहा हूं? अगर मुझे प्लेयर तैयार करना है तो भैया वो थ्योरी जो भी सीखी थी तुमने, या तुम्हें नहीं भी आती हो,
तुम्हारे खेल में मैं जज करूंगा कि थ्योरी आती है कि नहीं, या अगर आती नहीं भी है, सपोज कोई कहेगा कि वीरेंद्र सहवाग को थ्योरी ही नहीं है क्रिकेट की, लेकिन वो 300 रन तो मार रहा है ना, तो जो इतने थ्योरी वाले लोग उसके विरुद्ध लगे हुए हैं उनकी बॉलों को उठा उठा के मार रहा है, जितनी फील्डिंग की थ्योरी है वो फेल कर रहा है, तो उसकी अपनी एक थ्योरी है जो ज्यादा भारी पड़ रही है एस्टैब्लिश थ्योरीज पे। सो बच्चे को मौका दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को इंजीनियरिंग के अच्छे प्रिंसिपल्स आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, लेकिन जब उनको दिया गया कि यार तुमने एक काम करना है, एग्जाम तुम्हारा है, तुमने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम, तो जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उसकी थ्योरी सही है, जो नहीं बना पाएगा या बनाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, उसको थ्योरियां सारी पता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैसे इनको जोड़ना है, उस आदमी का फायदा नहीं है, इंडस्ट्री को भी फायदा नहीं है, वो मार्क्स सबसे अच्छे लेगा लेकिन उसका फायदा नहीं है। तो क्रिकेट के मार्क्स मिलेंगे हर्षा भोगले को, वीरेंद्र सहवाग फेल भी हो सकता है उस एग्जाम में, खिलाओगे तो आप वीरेंद्र सहवाग को ना। तो ये बात है। तो क्या होता है असली में जब फील्ड होती है तो मल्टीपल स्किल डिमांड करती है, अ पर्सन की एबिलिटी डिमांड करती है टू कंबाइन ऑल दो स्किल्स इनटू अ परफॉर्मेंस। दैट इज व्हाट एन इंजीनियर इज, व्हाट ए डिजाइनर इज। मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है तो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। तो उस परफॉर्मेंस को ला पाना चाहिए उसको टेबल पे इंडस्ट्री में पहुंचने से पहले। तो जो बच्चे आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, कभी कोई है कि कार बना रहे हैं, कोई रिक्शा बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर रहते हैं हमेशा फील्ड में, क्योंकि वो जो भी थ्योरियां हैं उनको उनका मकसद थ्योरी सिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक बाइसिकल को जोड़ रहे हैं, दो बाइसिकल को एक बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसके अंदर वेल्डिंग अपने आप आ जाएगी ना, उनको अपने आप मेजर करना आएगा, उनको अपने आप बैलेंस ढूंढना आ जाएगा। तो सारी थ्योरी इंप्लीमेंटेशन को सिखा रहा है, क्योंकि जब वो करने की कोशिश करते हैं तो उनको अपने आप जाके थ्योरियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे मकसद उनको देना कि जिसके कारण वो अपने आप ही थ्योरी पढ़ना चाहे। गेम भी यही करती है ना, गेम नहीं बताती कैसे खेलनी है, गेम कहती तुम अंदर जाओ, तो बीच में एक दरवाजा आ गया, तुम ढूंढो कैसे खोलना है, तो आपने दरवाजे बस बना देने बच्चे ढूंढ लेंगे कैसे खोलना है, वो खुद जाके जो थ्योरी आप पढ़ाना चाह रहे हो वो भी पढ़ लेंगे, उससे ज्यादा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको सॉल्व करना है। ठीक है? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम जी। संतोष जी, आप आई अंडरस्टैंड कि आप उससे वाकिफ नहीं रख पा रहे, तो आपके सवाल का कोशिश करूंगा जवाब दे सकूं, आप पूछिए। सर मैं कहना चाह रहा सर, अगर दो लड़के अगर साइकिल जोड़ रहे हैं सर, लेकिन वो क्यों जोड़ रहे हैं उनको वो पता होना चाहिए, तभी वो आगे जाकर के इंजीनियरिंग समझ सकते हैं सर। बिल्कुल, आपकी बात सही है। आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर सर। श्योर सर। मैंने भी, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना दो लड़कों ने, एक रमेश था, एक हरप्रीत सिंह था, दोनों ने साइकिल असली में जोड़ी थी। ठीक है, असली में दो साइकिलें जोड़कर उन्होंने दो पैडल वाली साइकिल बनाई, फिर इंडिया भ्रमण को निकल गए। 2 महीना वो कॉलेज नहीं अटेंड किया उन्होंने। उनमें से एक आर्मी में बहुत हाई रैंक पे ऑफिसर है, अभी दिल्ली में है, एक सिंगापुर में है, जॉब कर रहा है एज ए इंजीनियर। शायद उनके मार्क्स बहुत कटे होंगे उस दौरान, लेकिन उनको इंजीनियरिंग तो आ गई थी, क्योंकि वो साइकिल को चला के भी गए, यानी कि जो उसके फेलियर्स थे वो भी रास्ते में देखे, उसको रिपेयर रास्ते में भी करते गए, उसको इंप्रूव करते गए। एक मशीन भी जिस बंदे ने बना ली वो इंजीनियर है, और जिसने कभी कोई मशीन नहीं बनाई, 5 साल में बहुत नंबर, 4 साल में बहुत नंबर हासिल किए, वो इंजीनियर अभी भी नहीं है। क्योंकि इंजीनियर का काम है जमीनी काम कर पाना। आंसर वो दे पाएगा कि क्यों बनाई जा रही है, लेकिन उससे कुछ भी मकसद कंपनी का सॉल्व नहीं होता ना, कॉर्पोरेट में उसको एक मकसद सॉल्व करने हैं जाके, तो ही शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक भी प्रॉब्लम लेके अगर वो कर लेता है ना सॉल्व, पूरे 4 साल में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो स्टिल इंजीनियर बनेगा। तो मेरा मतलब मकसद ये कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, बस उसका पूरा पेपर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। उसको चाहे 5 दिन दे दो कि बेटा ये प्रॉब्लम है, 3 घंटे का पेपर नहीं, 5 दिन का पेपर है, तुमने जो पढ़ना है, कोई मतलब मैं तो ऐसे ही रखता हूं, कॉपिंग पे कोई रोक नहीं है। कि हमने असली में जिंदगी में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई ये कहता है नहीं नहीं बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बेटा बुक नहीं पढ़ोगे तुम, बुक रटी होनी चाहिए। क्यों रटी होनी चाहिए? एज ए इंजीनियर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कॉर्पोरेट में या फैक्ट्रीज में, तो मैं किताबें कितनी भी अलाउड है मेरे को एक्सेस करना,
तो बेटा जो एक्सेस करना है कर ले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ला। आप समझ रहे हो, मतलब थोड़ी रेडिकल थॉट है, ट्राई करना बनता है कभी। वो ट्रायल फेल भी हो सकता है, जैसे आप बोल रहे हो कि हो सकता है वो सही ना, कामयाब ना हो, फिर भी ट्राई करके देखो। मैंने बहुत लोग अलग अलग तरह के और भी देखे हैं इस तरह, उनके एक्सपेरिमेंट देखे हैं। मेरे टॉपर को स्ट्रगल होते हुए देखा है। मेरे टॉपर निकला, मेरे मैकेनिकल का बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन 2-3 साल इधर उधर धक्के खाए उसने, बहुत धक्के खाए। अकलमंद था बहुत ज्यादा, हर क्वेश्चन का आंसर था उसके पास। तो हम मतलब मार्क्स को एज ए पैरामीटर ऑफ जजमेंट ऑफ देयर एबिलिटीज तो सोचे ही ना, और बच्चों को बता भी दे। मैं तो बताता हूँ बच्चों को, यार मार्क्स से मेरे को लेना देना नहीं है, तुम्हें दिल कर रहा है हासिल करना कर लो। जो बच्चा कुछ करना चाह रहा है, मैं सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास आइडिया लेके आ जाओ, ना भी आओ मेरे पास, अगर आइडिया पे खुद काम कर रहे हो करते रहो। जब भी गाइडेंस चाहिए मेरे पास आ जाना, उस पर कोई रोक नहीं है, कितनी भी गाइडेंस चाहिए। ऐसे करके आगे बढ़ाओ कुछ बच्चों को, कुछ इजाद करेंगे ही करेंगे। क्योंकि बेचारा 4 साल आया इंजीनियरिंग में कुछ करने, तो उसको बोले कुछ बना के जाओ ना, यहाँ से नंबर लेके जाओ यहाँ से, तो कोई कुछ तो अचीव नहीं किया ना तुमने, सिर्फ मेरे यहाँ नंबर लेने आए थे एक यूनिवर्सिटी में, तो क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। तुम कुछ सामान यहां से लेके जाओ, ऐसा सामान जो तुमने बनाया, खुद से बनाई एक चीज लेके जाओ, है ना? कोशिश कीजिएगा, हो सकता है नहीं चले। यस सर, एग्जैक्टली सर, प्रैक्टिकल थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरेटिकल सर। जी, और क्या है, प्रैक्टिकल खुद थ्योरियां क्लियर करता है। जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं ना, फार्म विले, जैसे मेरे बेटे ने, बहुत पुरानी बात है, फार्म विले खेलना शुरू किया, तो मैंने मदद करने की सोची। तो क्या हुआ, मैंने नेट पे जा जाके फार्म विले के बारे में आर्टिकल्स पढ़े, कैसे स्कोर ज्यादा अच्छा आता है। तो आप समझ रहे हो कि जब प्रैक्टिकल वर्क करना है तब थ्योरियां खुद ही पढ़ी जाती हैं, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, खुद बंदा थ्योरी पढ़ लेगा। ठीक है जी, तो आई थिंक एट दिस नोट वी कैन स्टॉप। Thank you so much, sir. Thank you for your wonderful session. Thank you for all the wonderful insights that you have given. We will surely try to implement it in our daily lives. Looking forward to be in touch with you for future endeavors, sir. Sure. Thank you so much. Just a request to you, sir. It's a request from all the participants that you share your PPTs so that I can share it with them. PPTs आपके वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आई होंगी। ये PPTs हैं जो मैं इंटरनेशनल उस पर भी लाइक वो करता हूँ। I don't know how I can share. Let me think about it. So you can send me through email if you wish to. ठीक है जी। Surely. Sure, sir. Right जी। Thank you so much. I can make a PDF for something. PDF वगैरह बनाकर मैं, right. जी सर। ठीक है जी। Thank you so much, sir. Right जी, welcome. Bye. Participants, today please fill the feedback form of this session, and we'll be resuming for the next session.